Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है अ क्लोजर लुक टू व्हाट। हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। जो वही तुगलक डायनेस्टी थी, खलजीज डायनेस्टी थी, उनके अंदर कैसा कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन चला, प्रशासन था, ये पूरा हम इसके अंदर जानेंगे। इससे पहले का टॉपिक याद है कि भूल गए हैं? फटाफट से बता दीजिए। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बात की थी। हमने कुछ तारीख और तवारीख के बारे में जाना था। तारीख और तवारीख जिनको एक लर्न ऑथर लिखते थे, याद आया कि भूल गए? इससे पहले क्या करें? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब याद दिलाऊंगी आपको, मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे याद दिलाऊंगी। इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप रेडी हैं, और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, तब हम डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें। बढ़े आगे, चलिए। लास्ट उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो भी चीजें थी दिल्ली सल्तनत के अंदर वो कैसी थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, कमर्शियल सेंटर के लिए अच्छी उठी थी, बट उसके बाद अगर वास्ट एम्पायर की बात करें तो शुरुआत कहां से हुई थी भाई? ये डायनेस्टीज जो आई थी इन्हीं के कारण हुई थी। कौन सी? दिल्ली सुल्तान्स की डायनेस्टीज। इन्होंने दिल्ली को और बढ़ाया, अच्छा नाम हुआ। हमने फिर तारीख और तवारीख के बारे में, तारीख और तवारीख के बारे में जाना। कौन थे ये कौन नहीं थे? इनको लिखते थे कोई ऑथर, जो एक प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है। और ये हिस्ट्रीज लिखते थे राजा महाराजा के बारे में। किस ये भी कहा जाता था कि किस लिए? ताकि इनको अच्छे रिच रिवॉर्ड्स मिले। ये सब हमने जाना। फिर हमने रजिया सुल्तान के बारे में जाना कि कैसे जो मिनाज सिराज कहते हैं कि एक जो सोशल ऑर्डर है जो बना के चलते हैं गॉड के द्वारा, जो निर्मित है भगवान के द्वारा, कि राज कौन करेगा? सिर्फ जो है आदमी राज कर सकते, औरत गद्दी नहीं संभाल सकती। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। हमने रजिया का एग्जाम्पल देखा था, हमने रानी रुद्रमा देवी का एग्जाम्पल देखा था, और हमने कश्मीर की रानी दीदा, जिन्हें दीदी भी बोला जाता था, उनका एग्जाम्पल देखा था। तो आई होप आपको अब सारा रिकॉल हो गया होगा। आज हम समझेंगे भाई किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन, खलजीज और तुगलक के टाइम के कैसे प्रशासन का क्या कामकाज चलते थे, वो सब हम इसके अंदर समझेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या था? जितना जितना सल्तनत, जो एम्पायर है, बड़ा होता जा रहा था, वास्ट होता जा रहा था। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है अपने एम्पायर को बड़ा करना, वास्ट करना। तो क्या था? जो एम्पायर था बड़ा होता जा रहा था। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब जब एम्पायर बड़ा हो रहा है, जगह 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 एरिया में एम्पायर फैल रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें भरोसेमंद साथी चाहिए, जो हमारे अंडर ऐसे भरोसेमंद लोग हों जो काम करें। तो ऐसे लोग हमें चाहिए। चलिए ठीक है, तो कौन कौन हो गए? जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, हमारे अंडर काम करने के लिए ऐसे भरोसेमंद के लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्पायर क्या बढ़ रहा था? एम्पायर भैया जितना जितना बड़ा होता जा रहा था, सुल्तान जो सल्तनत को किनकी नीड हो रही थी? अच्छे अच्छे गवर्नर्स की, अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ताकि कोई दिक्कत ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हर जगह का बहुत अच्छे से चले, पता चले जो नेता है, जो रूलर है, वो यहाँ बैठा है और वहाँ दूर कुछ अता पता ही नहीं, सब गलत सलत हो रहा है, वहाँ कुछ अता पता ही नहीं। तो इसलिए सारी चीजें मैनेज रहे, अच्छे से रहे। तो क्या चाहिए रहता था? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए अच्छे अच्छे जो लोग चाहिए रहते थे। ठीक है भाई। रादर देन अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favor their special slaves purchased from military service called, क्या नाम बोलते थे इनको? बंदगन। जो पर्शिया में बोलते थे, कहाँ? पर्शियन में बोलते थे इनको। क्या बोलते थे? बंदगन। मतलब जैसे बोलते थे जिनको बंदी बना के रखते, स्लेव, जो दास है, तो इस टाइप के लोग कौन प्रेफर करता था? इल्तुतमिश। तो क्या कह रहे हैं? रादर अपॉइंटिंग, किसकी बात हो रही है? इल्तुतमिश क्या करता था? वो अच्छे अच्छे जो चीफ या समझदार, जो इंटेलिजेंट लोग या बहादुर लोगों के बदले वो क्या करते थे? उनको गवर्नर चूज करने के बजाय किनको चूज करते थे? किनको चूज करते थे? कौन? इल्तुतमिश। जो दिल्ली सुल्तान थे वो किसको चूज करते थे? वो करते थे भाई स्पेशल स्लेव्स, अच्छे अच्छे दासों को। कहाँ से खरीद के लाते थे? वो मिलिट्री सर्विस से खरीद के लाते थे दासों को। क्या बोलते थे और क्या नाम लेते थे उनका? बंदगन। क्या बोलते थे उनको? बंदगन। इस टाइप से नाम लेते थे। कौन? इल्तुतमिश। मतलब आप हो तो आप यही चाहोगे ना कि हम समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग लें, जो लर्न मैन है उनको एडमिनिस्ट्रेशन कराएं, या कोई जो भाई चीफटन हो, जो कप्तान वगैरह हो, कहीं अच्छी जगह का चीफ हो, उसको समझदारी हो, नॉलेज हो, हम उसको ये जिम्मेदारी दे एडमिनिस्ट्रेशन की। बट इल्तुतमिश ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे? मिलिट्री से जो स्लेव्स थे वो खरीद के लाते थे, दासों को परचेज करते थे, और क्या करते थे? उनको ये सारा काम देते थे। कौन सा? जैसे गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारी चीजें
जो पर्शियन में हम कहते हैं जिसको बंदगन। आया समझ में? इतना आगे बढ़े, क्योंकि बात आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इतना बड़ा जब एम्पायर हो रहा है तो ध्यान देना है ना कि कैसे चीजें प्रॉपर्ली गवर्न हो रही, चल रही हैं। लो जनता को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें टैक्स वगैरह लगना, हर चीज प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली हो रही है नहीं हो रही। देखिए बोलते हैं ना, जितना बड़ा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उतनी ज्यादा हमारे लिए रिस्की होता है। वो हमारे लिए फायदेमंद तो होता है, सीखने को तो मिलता है, बट जितना बड़ा हमारे पास एरिया उतनी बड़ी हमारे पास जिम्मेदारी भी होती है। आया ना समझ में? जैसे अगर आपको पूरा घर आपको दे दिया जाए साफ सफाई करने के लिए, तो आप अगर एक कमरा दिया जाए तो आप एक कमरे में खुश है ना कि भाई ठीक है, एक कमरे में मैं रहना प्रेफर करूंगा माताश्री, क्योंकि उसी की सफाई वही मैनेज कर पा रहा हूँ, इतने बड़े घर को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अकल आ जाती। तो ऐसे ही भाई यहाँ तो इनको अकल नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए हमारा वास्ट एम्पायर है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रॉपर चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स। इतना आया समझ में? और इल्तुतमिश ने किनको चूज करा? स्लेव्स को, एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्टन्स। ठीक है, आगे बढ़े। चल, they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom। अब क्या था, बहुत अच्छे से इन स्लेव्स को, इन दासों को ट्रेन किया जाता था। क्या दिए जाते? ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ताकि क्या करें, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ऑफिस में अच्छे जो ऑफिस, मतलब ऐसा मत सोचिए अच्छा एसी वेसी लगे उस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं, बट उनके अकॉर्डिंग, उनके जमाने के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे इनको अपना ऑफिस, यहाँ से लोग ऑपरेट करते होंगे, तो वहाँ पे रखने के लिए प्रॉपर क्या है, किंगडम में ऑफिशियल मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह इनको दी जाती थी। ठीक है, Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them। इनकी क्या आदत रहती थी, ये लोग पूरी तरह से क्या करते थे, अपने जो है मास्टर, अपने जो राजा है, रूलर है, उन पे पूरी तरह से डिपेंड रहते थे, निर्भीत रहते थे। क्या रहते थे भाई? पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। तो इसलिए जो सुल्तान है, जो रूलर है, वो क्या करते थे, पूरी तरीके से इन पे भरोसा कर सकते थे, पूरे तरीके से पूरा विश्वास, संपूर्ण भरोसा इन पे दिखा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग किस पे डिपेंड रहते थे, किस पर इनकी जो जीवनी चलती थी पूरी डिपेंड होकर राजा पे। तो राजा इन पे भरोसा दिखाई था, उनको पता है तो मेरे ही भरोसे हैं, तो मैं इन पे भरोसा पूरी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandgan and also raise people of humble birth who were often their clients to high political positions। अब ये लोग अगर बात करें सिर्फ इनकी, किसकी? खलजीज और तुगलक्स भी क्या करते थे? बंदगन मतलब वही जो स्लेव्स को खरीद के लाते थे मिलिट्री से, वो भी यही वाली स्ट्रैटेजी अपनाते थे। वो लोग भी एरिस्टोक्रेट्स और ये चीफ्स के बदले ये जो स्लेव्स थे इनको यूज करते थे अपने कामों में। एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। ठीक है, और किनको? जो अच्छे हम्बल बर्थ, अच्छी प्रॉपर जो बर्थ के अच्छी जगह से आए, उनको भी रखते थे। Who were often their clients, जो उनके क्या रहते थे? क्लाइंट्स रहते थे। क्लाइंट्स कौन होते हैं भाई? जिनके थ्रू, जिनसे हम काम लेते हैं, जो हमसे काम कराते हैं, हमारे क्लाइंट होते हैं। तो कौन थे जो उनके क्लाइंट्स रहते थे? टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस। किस में रहते थे भाई? हाई पॉलिटिकल पोजीशंस में। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो खलजीज और तुगलक्स थे, कंटिन्यू टू यूज बंदगन and also raise people of humble birth who were often their clients to high political positions, high political positions में रखने के लिए। इतना आया समझ में? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, काम धंधा प्रशासन चलाना है, तो क्या करा था इन्होंने? स्लेव्स वगैरह खरीद के लाते थे, उनको प्रॉपरली ट्रेन करते थे ताकि वो भाई अपने उनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट ऑफिस में ऑपरेट कर पाए, काम कर पाए, चीज़ें समझ पाए, उनको काम करे, गवर्नर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अच्छे से सारी चीज़ें निभा पाए, अपनी ड्यूटी कर पाए, तो अच्छे से ट्रेन कर देते थे। साथ में क्या था, ये जो स्लेव्स थे, ये जो थे उनके अंदर कैसे थे? मास्टर पे पूरी तरह डिपेंड रहते थे, अपने सुल्तान पे पूरी तरह डिपेंड करते थे, निर्भर रहते थे। और जो सुल्तान थे इन पे पूरी तरह से अच्छे से ट्रस्ट भी करते थे, क्योंकि उनको पता है मुझ पर डिपेंड करते हैं। देन जो खलजीज और तुगलक्स थे, वो बंदगन, ये जो आले काम, वो लोग भी बंदगन को यूज़ करते थे, मतलब वो लोग भी स्लेव्स को खरीद के लाते थे, जैसे इल्तुतमिश का देखा था ना हमने, इसी टाइप का। इन्होंने क्या करा? रेस करा पीपल को, हम्बल बर्थ के जो अच्छे उसके थे उनको। देन जो उनके क्लाइंट्स रहते थे, बेसिकली जो उनके खुद के क्लाइंट्स रहते थे, उनको कैसे, किस लिए? हाई पॉलिटिकल पोजीशंस वगैरह दे देते थे, क्योंकि भाई इतना बड़ा राजपाट है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, अच्छी पोजीशन से ऑफिस, जो भी उनको उस टाइम पे ऑफिस जैसा भी रहता, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं चेयर टेबल लगी हुई है, एसी, तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी उनके अकॉर्डिंग जैसा उनका ऑफिस जो कहते थे, तो उनको उनमें काम करने के लिए ट्रेन करके रखते थे प्रॉपर सब कुछ, ताकि अच्छे से चले। किनका यूज करते थे? बंदगन। आगे बढ़े, आया समझ में? चलिए, They were appointed as generals and governors। उनको कैसे अपॉइंट किया जाता था? उनको बनाया जाता था जनरल्स हो गए और गवर्नर्स, मतलब जो भी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, गवर्नर हो गए, जनरल्स हो गए, इनके लिए यूज के लिए बनाया जाता था। However, this also introduced an element of political instability। अब ये भी थोड़ा हो जाता था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। हम क्या बात करते हैं? स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बनी रहे। बट ये क्या था?
अनस्टेबल, इनस्टेबल, मतलब इतना ज्यादा जो चीजों की वो बनी रहे, ठीक है। तो हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स, मतलब जो उनके वो होते हैं ना, जो उनकी वारिस टाइप के, उनको बोलते हैं। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब क्या होता था, जो स्लेव्स थे, स्लेव हो गए, क्लाइंट्स हो गए, वो लॉयल थे अपने मास्टर्स को, पेट्रन्स को, बट नॉट टू देयर हेयर्स, अपने जो कहते हैं ना, वो एक वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, अपने कह सकते हैं गद्दीदार, या वो कहते हैं ना अपने बेटे, उनको जो अपने वारिस कहते हैं, हाँ, तो उनके लिए इतने ज्यादा वो नहीं थे। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, सुल्तान के पास क्या थे, अपने खुद के सर्वेंट्स थे, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई जनरल और गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, इन लोगों को, बंधन लोगों को ट्रेन करते थे प्रॉपर्ली, ठीक है। और क्या था, ये जो चीजें थी, हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रॉपर पॉलिटिकल उसकी क्या इंस्टेबिलिटी रहती थी, ठीक है भाई, हो जाता है। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, जो स्लेव्स थे, जो इनके अंदर हमने देखा था, क्लाइंट्स और स्लेव्स कौन थे, जो भाई अच्छे हम्बल बर्थ के थे, जिनको किस लिए रखा था, पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए। कौन सी पॉलिटिकल पोजीशंस, ये हो गई जनरल्स और गवर्नेंस के लिए, गवर्नर्स बनाने के लिए। तो क्या है, ये लोग अपने जो उनके लिए, किन के लिए, अपने मास्टर के लिए, रूलर के लिए बहुत अच्छे डिवोटी रहते थे, पूरा उन पे उनका साथ देते थे, क्या थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, किनके लिए, मास्टर और अपने पेट्रन्स। पेट्रन्स कौन होते हैं, जो अच्छे पैसों वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उनके प्रति पूरी तरह से डिवोटी रहे, मतलब अपना जो है अच्छा धर्म, अपना काम निभाते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मास्टर है तो अच्छे से काम नहीं करना, उनकी इज्जत नहीं करना, उनने जो बोला है वो नहीं करना, पूरा अपना काम श्रद्धा भक्ति से, निष्ठा से करते थे, तो पूरे डिवोटी थे। तो कैसे कह सकते हैं, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। बट नॉट टू देयर हेयर्स, मतलब जो उनके हेयर थे, मतलब जो उनके वारिस थे, उनके लिए नहीं थे। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, सुल्तान के बाद क्या रहते थे, अपने अपने खुद के सर्वेंट्स रहते थे। इतना आया समझ में, हम क्या देख रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर, जनरल, सर्वेंट्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कैसे ऑपरेट करते थे अपने इतनी बड़ी सल्तनत को। इतना आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. इसी कारण कई बार क्या होता था, ये तो होता था किस चीज का, कि भाई कैसा क्या होना है, कैसे नई मोनार्क, मोनार्क मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब क्या समझते हो आप, मोनार्की और एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और मोनार्की। जल्दी जल्दी बता दूं, हमने अभी डिस्कस भी किए थे कुछ चैप्टर्स, अभी इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, सिविक्स पढ़ रहे थे, तो हम डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे थे ना, क्या होती है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। मोनार्क क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो, बाद में हम चीजें समझेंगे। मोनार्क का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्क, किसी को पता है, जिसको पता होगा उसने आंसर कर देगा। मोनार्क मतलब जब राजा का तंत्र, राजतंत्र चलता है, जब जनता की नहीं सुनी जाती, मतलब जनता की नहीं चलती, राजा अपने अकॉर्डिंग फैसले करता है, जनता के हित के लिए हो गया, जो भी इसको सही लगता है अपने अकॉर्डिंग राजा अपनी मनमानी चीजें, ऑर्डर्स वगैरह देता है, जनता का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो होता है मोनार्क, मोनार्की। तो उसी से रिलेटेड है मोनार्क कि एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। मतलब क्या होता था, जैसे कोई नया राजगद्दी पे बैठ रहा है, तो जो नोबेल पर्सन होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे, कई बार उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता था कि उन किसी को कुछ सही लग रहा है, किसी को कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं ना कि हम देखते कि हमारे नेता अपॉइंट हुए तो जरूरी नहीं कि सब खुश हैं, अगर सब खुश होते तो काहे की पॉलिटिक्स, काहे की पॉलिटिक्स, फिर तो सब एक ही को वोट दें, ऐसा नहीं ना। बट कहीं ना कहीं तो 100% तो हो ही नहीं सकता, कोई अगर 70% इसकी साइड है तो कोई 30% उसकी साइड हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चीजें क्या चलती रहती थी, देखने को मिलती थी। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites and the authors of Persian Twari criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. अब क्या था, जो patronage थे, the patronage of these humble people by Delhi Sultans also shocked many elites एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज। मतलब ये जो पर्शियन त्वारिक है, कौन थे पर्शियन त्वारिक, जो ऑथर थे ना, लर्न ऑथर, जो तारीख को लिखते थे, त्वारिक को लिखते थे पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में था ना ये, तो उनके बारे में काफी शॉक्ड रहते थे इन चीजों को लेके कि जो दिल्ली सुल्तान से किनको अपॉइंट करते हैं, लो एंड बेस बोन टू हाई ऑफिसेस। मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये जो लो वाले हैं, जो लो लेवल के हैं, जो उनका इतना अच्छा स्टेटस नहीं है, उनको अच्छे अच्छे हाई ऑफिस में हाई ऑफिशियल्स बना के उनको रख दिया गया है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा वो क्या करते थे, अगेंस्ट जाते थे। क्योंकि हमने देखा है ना,
नॉर्मली क्या होता है कि हमें हाई ऑफिशियल बनाना है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर, हमें अपना गवर्नर बनाना है, जनरल बनाना है, तो हम क्या चाहेंगे, अच्छे पढ़े लिखे लर्नमैन हो, एरिस्टोक्रेट्स हो, चीफ वगैरह हो, इनको बनाए। बट ये क्या करते थे, स्लेव को ले आते थे, उनको ट्रेन करते थे। अब स्लेव यानी दास, वो कहाँ से आए, कैसा है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, वो ठीक है, वो आपके अंडर है, वो ठीक है। बट थोड़ा सा ये लोग क्या करते थे, इस चीज़ को लेकर शॉक्ड रहते थे, इस चीज़ को लेकर बोलते थे कि भाई ऐसा कैसे, क्या हुआ ये चीज़ें, इतना आया समझ में। तो क्या है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, बट इनके बीच में आपस में मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चीज़ों को लेकर चलता रहता था नोबल्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। स्लेव्स रादर देन सन्स। अब भाई स्लेव रादर देन सन, द सुल्तान्स वर एडवाइस, ये कुछ है, इसको पढ़ते कि भाई जो स्लेव है रादर देन सन्स क्या है, क्या चीज़ है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समझते हैं। द सुल्तान were advised, a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs a whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. बताओ, ये कह रहे हैं कि एक समझदार इंसान क्या कहता है कि एक दास, एक अच्छा दास, यही कह रहे हैं ना कि एक अच्छा और एक्सपीरियंस दास अपने बेटे से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, एक समझदार इंसान ऐसा कहता है। कई बार ऐसा होता है, मम्मी लोग भी गुस्से में बोल देते हैं, अरे तुमसे अच्छा तो भाई हम किसी को रख लेते, बेचारा हमारा काम भी कर लेता और हमारी सेवा भी कर लेता और बहुत अच्छे से बात भी करता, तुम लोग हो तो बस तुम्हारे लिए हम करें, तुम्हें पढ़ा लिखा है और तुम हो कि बस। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, एक वाइस मैन जो बात कर रहे हैं, एट लास्ट हमें पूरा समझेंगे, वो कह रहे हैं वाइस मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस, जो भाई हमारे काम आ रहा है और एक्सपीरियंस स्लेव कहीं ज़्यादा बेटर है, इज़ बेटर देन अ सन, बेटे से तो बेटर ही है। तो ये क्या कह रहे हैं, अ स्लेव whom one has brought up एंड प्रमोटेड, मतलब जिसको, एक दास जिसको क्या करा गया, बड़ा किया गया है ना, जिसको लाया गया और बड़ा किया गया, उसको प्रमोट किया गया। हम बोलते हैं ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप, इस जगह पे बड़े हुए, पले बड़े, तो क्या करना, उसको ब्रॉटअप करना, पालना, बड़ा करना और उसको प्रमोट करना। मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। तो क्या होता है, एक स्लेव जिसको हम क्या करें, ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मस्ट बी लुक आफ्टर, उसको ध्यान रखना, उसकी नीड्स को सारी जिंदगी भर, और उसको अच्छे विश और क्या देना, एक अच्छी एक्सपीरियंस और अच्छा वो बनाना, वर्दी स्लेव बनाना। मतलब अगर हम किसी स्लेव को लाए हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो क्या करना है हमें, प्रॉपरली उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना। क्यों, क्योंकि वाइस मैन ये कह रहे हैं, एक समझदार इंसान कहता है कि अगर आप स्लेव के साथ इतना अच्छे से करोगे, सब कुछ बढ़िया करोगे ना, कि उसको अच्छे से रखोगे, तो एक बेटे से ज़्यादा बेहतर तो आपका दास है। उसको आपने एक्सपीरियंस दिया, उसको आपने क्या करा, अच्छी पोजीशन दी, उसको प्रमोट किया, तो बेटे से तो बहुत अच्छा क्या है, आपका दास ही है। तो दास का अच्छे से ख्याल रखना, उसको आप लेकर आ रहे हैं जिंदगी भर, उसका ख्याल रखना, उसको पालना पोसना, उसको अच्छी अच्छी जो ऑफिशियल उसको रैंक देना, तो बेटर है, या बेटे से अच्छा सन, मतलब सन से अच्छा स्लेव। तो यही कह रहे हैं कि सुल्तान क्या कर रहे हैं, ऐसी एडवाइस इस टाइप की देते थे। तो यही देखा ना हमने कि कैसे जो नोबिलिटी है, जो नोबल्स के लोग थे, जो तारीख लिखते थे, वो क्या करते थे, कई बार इस चीज़ को लेकर शॉक्ड रहते थे कि कैसे ये लोग एक जो है लो बेस या ऐसे लोगों को क्या है, हाई ऑफिशियल, हाई अच्छी रैंकिंग दे रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा शॉक्ड रहते थे। तो ये हमने पढ़ा कि भाई यही बात हो गई कि दास को लाओ, दास को अच्छे से पढ़ा लिखा, उसको प्रमोट करो, और बेटे से तो कहीं ज़्यादा अच्छा वो वर्दी और एक्सपीरियंस दास है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब मोहम्मद तुगलक, क्योंकि हम तुगलक और किसका पढ़ रहे हैं, खलजी डायनेस्टी का पढ़ रहे हैं ना, तो ऑफिशियल किसके, मोहम्मद तुगलक के, सुल्तान के, वो देखते हैं। Sultan Muhammad Tughlaq appointed Aziz Khumar, a wine distiller, Firoz Hassan, a barber, Manka Tabak, a cook, and 2 gardeners, Lada and Pira, to high administrative post. अब आप देख रहे हैं, ये चीज़ आप खुद इमेजिन कर रहे हैं, बार्बर को रख रहे हैं, किसी नाई को रख रहे हैं, किसी कुक को एक अच्छी अच्छी पोस्ट में रख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आजकल हम रख सकते हैं, हम तो इतना पढ़ते लिखते एग्जाम्स देते रहते, तब जाके अच्छी रैंक मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर वेट करो प्रमोशन का। बट ये देखिए, सुल्तान तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक है, वो क्या कर रहे हैं, एक वाइन डिस्टिलर, भाई जो वाइन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट बेचने का काम कर रहा है उसको, एक बार्बर को, नाई को, एक कुक को, और कौन, एक गार्डनर, माली को। ठीक है, क्या बना रहे हैं, किस पोस्ट में रख रहे हैं, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रहे हैं। भैया सोच लो आप, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, तो वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है कि अगर आप जो लो रैंकिंग, जो लो स्टेटस वाले लोग हैं, आप उनको ऐसा ना देख के उनको ट्रेन करके एक अच्छी अच्छी पोजीशंस दे रहे हो, ये वैसे ये सोच बहुत अच्छी है। बट क्या था, जो हाई नोबल्स के लोग थे, जो अच्छी ऑफिशियल थे, जो रिच कह लीजिए, जो अच्छे मतलब हम्बल फैमिली से कह लीजिए, तो वो थोड़ा इस चीज़ के अगेंस्ट जाते थे। वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, शॉक्ड रहते थे कि कैसे किसी भी स्लेव या ऐसे छोटे मोटे उससे स्टेटस से आए हुए लोगों को इतनी अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं, जो भाई राजपाट से रिलेटेड है, जो राजपाट संभालेंगे, गार्डनर,
राजपाट संभालेंगे कुक, खाना बनाएगा, बाल काटेंगे वो लोग, या गार्डनिंग करेंगे, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। बट नहीं, जो मोहम्मद तुगलक है वो क्या करते थे, किनको अपॉइंट करा, फिर से देखते हैं, अजीज खुमर हो गए जो वाइन डिस्टिलर है, फिर किसको, फिरोज हसन जो एक बार्बर थे, आप सोच लीजिए, एक जो भाई वाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा एक बार्बर है, तीसरा मन का तबक जो एक कुक था, देन कौन है, 2 गार्डनर्स, 2 गार्डनर्स थे कौन, लाधा एंड पीरा, उनको एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दे रहे हैं। क्या बात है। जियाउद्दीन बर्नी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, मिड 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर है। क्रॉनिकलर मतलब इतिहासकार, जो इतिहास वगैरह लिखते हैं, इतिहास वगैरह की जानकारी रखते हैं, उनको बोलते हैं क्रॉनिकलर। तो मिड 14th सेंचुरी के इतिहासकार कौन, जियाउद्दीन बर्नी क्या कहते हैं, रिपोर्टेड their appointments as a sign of sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। वो क्या बता रहे, सुल्तान का, रिपोर्टेड दैट देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। मतलब वो अपने हिस्ट्रीज में, अपने जो क्रॉनिकलर उसमें कुछ बता रहे हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट उन्होंने मेंशन की है कि जो उनका अपॉइंटमेंट था, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज द साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। मतलब इनको जो इनको करा ना अपॉइंटमेंट, किनको अपॉइंट करा, कौन है ये जो वाइन डिस्टिलर हैं, ये जो कुक हैं, जो बार्बर से, इनको अपॉइंट करके क्या है कि भाई पॉलिटिकल जजमेंट का एक इतना, ठीक है आप इनको अपॉइंट कर रहे हो, आप अच्छी सोचे, बट ये भी तो देखो कि इनके पास स्किल्स हैं उस चीज़ की कि नहीं है। अगर इनको आपने रख लिया है, चलिए आपने बड़े छोटे में भेदभाव नहीं करा, लो स्टेटस हाई स्टेटस में आपने कोई भेदभाव फर्क नहीं करा, इट्स गुड, अच्छी बात है ये। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए आपने इनको रखा, बट ज़रूरी नहीं ना कि अच्छे से इन पर वो स्किल्स हो, हर किसी के पास वो टैलेंट हो, वो स्किल हो। अब वो माली है, कोई खाना बनाता है, कोई बाल काटता है, वो राजपाट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनके पास ज़रूरी है कि हो, तो वो देख के तो काम करना चाहिए। तो वो यही बता रहे कि पॉलिटिकल जजमेंट, और ये बता रहे कि कैसे ये चीज़ें इससे शो करती कि उनका जो है रूल कर वो पाते नहीं, मतलब उनको रूल करने का ऐसा नॉलेज नहीं है इस तरीके से, कि वो ऐसे लोगों को रख रहे हैं जिनको क्या है, पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है, वो खुद दिखा रहे कि उनके पास रूल करने का कुछ इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। कौन, जियाउद्दीन बर्नी बता रहे हैं। तो यही है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि जब भाई सुल्तान जो है महमूद तुगलक, वो क्या कर रहे हैं कि नाई को रख रहे हैं, बार्बर को रख रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स में अच्छी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। आप खुद समझिए कि अगर आपके पास कोई शासन है, कोई देश है, आपको उसका पूरा हर चीज़ अच्छे चले, जनता खुश रहे, आपका जो राजपाट अच्छे चले, तो आप ऐसे ही किसी नाई वगैरह को नहीं रख सकते। हाँ, वो बात और है कि उसमें वो टैलेंट हो तो बात अलग है, बट इतने सारे लोगों को रख लिया जिनमें वो स्किल्स ही नहीं है, उनको वो नॉलेज ही नहीं है ना। उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि यूट्यूब से देख के सीख लिया, इंटरनेट से देख के सीख लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जो बाय बर्थ जो माँ बाप को देख के सीखा, भाई कुक होंगे तो वो कुक करने लग गए, कुकिंग करने लगे, बाल वगैरह काटने लगे, बार्बर वगैरह बन गए, माली का काम करने लगे, उनको क्या नॉलेज, वो कितने पढ़े लिखे। हाँ बात और है, ट्रेन कर दिया, बट फिर भी खुद की भी स्किल्स होती है, इनबिल्ड स्किल्स होती है, वो नहीं यूज़ कर पा रहे, तो इसमें राजपाट खराब नहीं होगा। ये दिखाएगा ना कि आप जो राजा जो ऐसा फैसला ले रहा है वो खुद कितना इनकेपेबल है। तो यही बात बता रहे हैं कि कैसे जो ऑफिशियल थे सुल्तान महमूद तुगलक के, वो इस टाइप के उन्होंने सेटअप किया था। आया समझ में। तो इसीलिए जो नोबल्स थे ना वो इस चीज़ के अगेंस्ट रहते थे, वो शॉक्ड रहते थे कि ये कैसे जो है छोटे मतलब लो बेस लोगों को इतनी अच्छी अच्छी हाई पोस्ट दे रहे हैं। Like the earlier sultans, the Khaljid and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. अब क्या था भाई, अर्लियर सुल्तान्स की तरह, पुराने सुल्तान्स की तरह किसने, खलजी ने भी और जो तुगलक थे उन्होंने भी, मोनार्क ने क्या अपॉइंट करा, मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। अब भाई जो मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री जो लोगों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, जो राजपाट संभालने का काम कर रहे हैं, राजपाट की रक्षा करने का, बेसिकली उनकी सुरक्षा करने का काम करे कि राजा को बचाएंगे, अगर कोई अटैक करेगा सुरक्षा करेंगे, तो उन्हें क्या बना दिया, उन्हें गवर्नर अपॉइंट कर दिया। गवर्नर का क्या काम होता है, प्रशासन देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कुछ भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, क्या पोस्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, कैसे चीज़ें चलनी, क्या महंगाई, क्या सस्ता, क्या चीज़ें करनी, सब कुछ सेटअप करने की बात हो गई। तो एक मिलिट्री कमांडर को क्या दे दी, ये पोस्ट दे दी। तो अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको गवर्नर की पोस्ट दे दी ऑफ टेरिटरीज, अलग अलग जो उनकी टेरिटरीज थी ना, क्या था, दिल्ली जो सल्तनत थी अच्छी वास्ट हो रही थी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर बड़ा कर रहे थे, फैला रहे थे। अब जब एम्पायर बड़ा कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना कि कोई संभाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करेंगे। अब जब बोलते ना ऑफिस बड़ा खुला है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए ऑफिस में काम करने के लिए। तो ऐसे ही भाई इनका जब इतना बड़ा ये लोग ऑफिस फैला रहे हैं, इतना बड़ा वास्ट वो फैला रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि भाई हर जगह पे कोई ना कोई हमारा ऑफिशियल हो, एक अच्छा ऑफिसर हो जो चीज़ों को हैंडल करे, वहाँ की जनता के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ भी अनाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, पानी, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसा भी एक होता है प्रॉपर चलना, वो देखे। तो इन्हें क्या करा, इन्हें मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट करा, है ना, अलग अलग अपनी टेरिटरीज, अलग अलग साइज की जो भी इनकी टेरिटरीज है उनको संभालने के लिए। दीज लैंड्स वर
कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तदार एंड मुक्ति। अब क्या था, ये जो इनको अपॉइंट करते थे ना अपनी अपनी टेरिटरीज के लिए संभालने के लिए अपॉइंट करते थे अलग अलग साइज के, तो इनको क्या बोलते थे, इनको नाम लिया जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इन लैंड को नाम लिया जाता था इक्ता, और जो इनको होल्ड करते थे इनको क्या बोलते थे, इक्तदार और मुक्ति। क्या बोलते थे उनको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लैंड कलेक्ट करते थे, इनको कलेक्ट करने के जो टेरिटरीज देते थे ना, इनको अपॉइंट करते थे कमांडर्स को, तो इन लैंड्स को इक्ता बोलते थे, और जो इनको होल्ड करते थे, संभालते थे, इनको बोलते थे इक्तदार और मुक्ति। ध्यान रखना, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। इन मुक्तीस का क्या काम रहता था, जो लैंड को संभालते थे इनका काम रहता था कि मिलिट्री को लीड करना, जो भी मिलिट्री कैंपेन से, और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर का। तो इसीलिए जो मिलिट्री कमांडर्स को ये जो गवर्नर्स बना के टेरिटरी को संभालने का काम देते थे, ताकि भाई आप अपना जो टैलेंट है लैंड को संभालने का, लॉ एंड ऑर्डर को देखने का, ये जो भी चीजें मिलिट्री की ये सब आप संभाल लो। कौन थे, मुक्ति संभालते थे। क्या बोलते थे, अपने अपने इक्तास, जो इनको एरियाज दे दिया जाता था, लैंड जो दे दिया जाता था, इन्हें इक्तास बोलते थे। इतना आया समझ में, हम इनको बाद में भी और समझेंगे, पूरा रिवाइज में कराऊंगी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, टेंशन नहीं। इतना आपको समझ में आया, बड़े आगे। इससे पहले लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। चलो आगे चलते हैं। ओके, in exchange for their military services the muktis collected the revenues of their assignments as salary। अब ये मुक्तीज जो इक्ताज आए, इनका पहले समझ में आया, ये एक बार और समझा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मुक्ति इक्ता बड़ा कंफ्यूज करे। एक बार और देख लेते। देखिए, जो लैंड्स कलेक्ट करने का काम करते थे, जो लैंड कलेक्ट होते थे, वो लैंड को मतलब क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। ठीक है, चलिए हमने समझा। और जो उन्हें होल्ड करते थे उन्हें इक्तेदार बोलते थे। ठीक है, रिश्तेदार नहीं, इक्तेदार और मुक्ति बोलते थे। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीस क्या थी भाई, मिलिट्री कैंपेन को लीड करना, उनका ये काम था, क्योंकि मिलिट्री जो सोल्जर्स है उन्हीं को लिया था ना, तो उनका काम था मिलिट्री, जो भी आर्मी से रिलेटेड है, जो भी, अब भाई राजा है, राजा का इतना बड़ा राज्य है, तो क्या करेंगे भाई, लड़ाई जंग वगैरह के लिए मिलिट्री चाहिए। तो मुक्तीस क्या थे, आर्मी को लीड करते थे कैंपेन की, और मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर इन इक्तास। इक्तास क्या, अब भी देखा हमने, जो लैंड है वो इक्तास, जो लैंड को संभालते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, इक्तेदार और मुक्ति भी बोल रहे हैं। मुक्ति क्या करते थे, मिलिट्री कैंपेन की ड्यूटी, मतलब उनके क्या लीड करते थे, ये बिल्कुल नहीं भूलना। आ गया समझ में, चलो इसलिए मैंने बता दिया, फिर से चलो देख लेते हैं एक बार। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एंड सैलरीज। अब क्या होता था, जो मुक्तीज हैं काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं तो तनख्वाह भी तो चाहिए। हमने देखा था सर्कल ऑफ जस्टिस में, याद है कि भूल गए, अभी देखा था कि सर्कल ऑफ जस्टिस में क्या देखा था, कि यही है ना हमने सेशन में, कि सर्कल चलता रहता है कि राजा की जो रक्षा करेंगे वो मिलिट्री वाले करेंगे, बट मिलिट्री काम क्यों करेंगे, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलेगी। तो वही वाली बात है कि इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जो है खून पसीना बहा रहे हैं, क्या पता जान भी चली जाए जंग में, तो जो मुक्तीज हैं कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। सैलरी की तरह जो अपने रेवेन्यूज जो कलेक्ट करते थे असाइनमेंट्स के, वो क्या था, सैलरी के रूप में कलेक्ट करने का काम करते थे। कौन, किसकी बात हो रही है, मुक्तीज की, जिन्हें इक्तेदार और मुक्तीज भी बोलते हैं, अगर याद हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इक्ता मतलब लैंड, जो उस लैंड का मतलब देख रहा है, जो संभाल रहा है, उसको इक्तेदार बोलते हैं, और मुक्तीज भी बोलते हैं। मुक्तीज क्या करते हैं, मुक्तीज जो है आर्मी, जो मिलिट्री को लीड करते हैं। चलिए अच्छी बात है। देन अब देखते हैं, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। अब ये जो रेवेन्यू आता था ना, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो रेवेन्यू आ रहा है, पहली बात रेवेन्यू पता है ना, इनकम ही होती है। तो जो इनकम आ रही है, जो रेवेन्यू आ रहा है, जो लैंड में टैक्स लग रहा है, जो भी उस लैंड में रह रहा है, जो टैक्स दे रहे होंगे, तो जो भी रेवेन्यू की फॉर्म में चीजें आ रही हैं, तो जो उनके अंडर सोल्जर है, देखो मुक्ति तो हेड हो गए, मैं हेड हो गई, मेरी तनख्वाह की बात हटा दो, बट मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाह की बात है, मेरे साथ उनकी भी। तो उनको कैसे पे करते थे, उनको भाई पे करते थे, जो रेवेन्यूज आता था ना, उन्हीं में से उनकी तनख्वाह बनती थी। Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted। अब यहाँ चालाकी मतलब एक माइंड, वो स्ट्रैटेजी बना के क्या चलते थे, जो तुगलक खलजी से हम इनका पढ़ रहे हैं ना, क्या करते थे भाई, ये जो मुक्तीस थे ना, वो अपने मतलब ऐसा नहीं कि अपने इनहेरिटेबल थी, कि उनका रोल है, मतलब मैं मुझे मुक्ति इक्तेदार बना दिया, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा कोई भी आएगा तो वो भी यही रोल प्ले करेगा, उसको भी यही जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऊपर से ये तो छोड़ो, अगर मुझे मुक्ति इक्तेदार की जॉब दी ना, तो शॉर्ट पीरियड के लिए दे देते थे, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए देते थे, है ना, ताकि क्या है बाद में हटा सके या शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे, इस टाइप का। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे में ऐसा नहीं था कि बस अब आप यहाँ फिक्स हो गए हैं, अब आप बैठ के खाइए, मेहनत कीजिए, और अगर आपका बच्चा कोई भी आगे है तो आएगा, तो
वो जॉब कर ले आपके बदले आगे चल के, मतलब जैसे होता है ना इनहेरिटेंस रहता है कि भाई पहले एक ने करा, उसके बाद बेटे ने करा, फिर बेटे के बेटे ने करा, इस टाइप का कुछ नहीं था। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि चाह ही नहीं रहे थे कि किसी का अच्छा खासा बढ़िया सा कंट्रोल हो। तो कंट्रोल ओवर मुक्तीज was most effective if their offices was not inheritable, if their office was not inheritable, and if they were assigned इक्तास for a short period of time before being shifted। मतलब इक्तास को क्या भाई शिफ्ट करने से पहले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते थे। इक्ता क्या है? इक्ता वो लैंड है जिन पर वो मतलब रहते थे, जिनको रहते मतलब उनको असाइन किया हुआ था। आया समझ में? रेवेन्यू कैसे पे करते थे ये लोग अपने सोल्जर्स को? रेवेन्यू ऐसे पे करते थे, जो भी रेवेन्यू आता था, मतलब सॉरी इनकम कैसे पे करते थे, तनख्वाह कैसे पे करते थे, जो रेवेन्यू आता था उनमें से ये तनख्वाह पे करते थे। इतना आया समझ में? डोंट वरी, हम इसको फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ गया ना समझ में? एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई गुंजाइश रहे डाउट की। मुक्तीस इक्तेदार एक ही बात है। क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं इक्तेदार से? तो आप समझ जाएंगे जो इक्ता संभालते, जो लैंड को संभालते हैं उनको मुक्ति भी बोलते हैं। ये समझ जाइए कि मतलब जिनको लैंड मिल गया उनको मुक्ति मिल गई तो उन्हें मुक्ति बोल रहे हैं, ये समझ जाइए। मुक्ति क्या करते हैं? जो मिलिट्री है वो एक मिलिट्री कमांडर से ही उनको अपॉइंट किया गया हुआ रहता है, क्योंकि उन पर स्ट्रैटेजीज स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से राजा महाराजा उन लोगों ने यूज भी कर लिया। मतलब आप देखिए दिमाग कितना अच्छा यूज कर रहे हैं वो, कि वो ऑलरेडी मिलिट्री में थे, जो मुक्ति जो अपॉइंट करते जिनको, तो वो उनको किस फॉर्म में अपॉइंट कर ले कि भाई आप मुक्ति और इक्तेदार की जॉब निभाइए, आपको ऑलरेडी मिलिट्री स्किल्स का नॉलेज है, तो आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से संभालिए। मतलब उन्होंने रिस्क लिया एक तरीके से कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, प्रशासन संभालना, बट वो चीज़ उनको जो पोस्ट के अपॉइंट करे कि आप मिलिट्री का चीफ बने, आप संभालें। आप अगर लैंड से, जिस लैंड को आपको हमने दिया है, जिस जो एरिया आपको दिया है, वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, तो सोल्जर की आप तनख्वाह वगैरह उसी में से दीजिए साथ में। बट अच्छी बात इन्होंने मतलब दिमाग क्या लगाया इन लोगों ने अपने रूल के टाइम पे, कि शॉर्ट पीरियड के लिए रखते थे, शिफ्ट भी कर देते थे, और ऐसा नहीं था कि अगर आपके पास जॉब है तो आपका बेटा भी अब यही जॉब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आया इतना समझ में? लाइक कर दो फटाफट से। इतना आ गया ना समझ में? लाइक करो। चलो, These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक। अब ये जो है ना, ये इतना स्ट्रिक्ट कानून बोल रहे हैं ना। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मतलब मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये जो क्या लगाइए, ये जो हार्श कंडीशन, मतलब इतने कड़े जो सख्त तरीके से, ताकि सब सीरियसली काम करें। कोई ये नहीं समझे कि हो जाता है ना, अगर एक चीज़ होती है, अगर हमें लगता है कि अरे यार ये चीज़ तो मेरी परमानेंट है, या ये जॉब मेरी परमानेंट है, या अगर मैं हमेशा फर्स्ट रैंक ही लाता रहूँगा, तो आप थोड़ा सा खुद को मतलब प्राउड भी हो जाएगा, और आप अपने काम में काम चोरी करने लगोगे बेसिकली। जैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आता हूँ, मेरे को कह ही दिया है कि अब राम तुम हमेशा फर्स्ट रहोगे, तो आप क्या करोगे? उतना अच्छा नहीं पढ़ोगे कि मैं फर्स्ट आने के लिए तो इतनी मेहनत करता था, अब मुझे कह ही दिया है कि आप फर्स्ट ही रहोगे, तो आप मेहनत क्यों करोगे? ऐसे अगर कोई जॉब है, आपको कह दी भाई ये जॉब है, आप कर रहे हैं, ये जॉब परमानेंटली आपकी रहेगी, कोई नहीं छीनेगा आपसे, तो एक हो जाता है ना कि फिर आप थोड़ा ढील देने लगते हो। बट अगर रिस्क रहता है कि कब छूट जाए, कब हटा ना दे, तो आप परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है, आप काम करते हो, मेहनत करते हो, अपनी क्वालिटी सुधारते हो, है ना, अपने ऊपर वर्क करते हो, कुछ भी आपको टाइम में मतलब कुछ भी टास्क असाइन करा जाता है तो आप टाइमली पूरा करते हो, अपना जो है नींद भूख प्यास उड़ा के। तो ये क्या है? ऐसे ही एक हार्श कंडीशन, मतलब ये जॉब है भाई, तो जॉब में कह दिया जाता था कि ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है ना, छोटे छोटे शॉर्ट टाइम के लिए है, और आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, इस टाइप का था ना, शिफ्ट वगैरह किया जा सकता है, और आपका ऐसा नहीं कि आप बन गए तो आपका बेटा भी बना रहेगा। तो इस टाइप के हार्श कंडीशन जो कह सकते हैं किसके लिए? सर्विसेज जो काफ़ी ज़्यादा रिगरसली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली मतलब कहाँ पे अप्लाई करते थे, कौन अप्लाई करते थे, किसके रीन के टाइम पे, मतलब किसके राजपाट के टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम की बात हो रही। हम इनके टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं दोनों से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए इन्हीं का जिक्र आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि इन्हीं की बात क्यों आ रही, इन्हीं की बात क्यों आ रही, तो भाई इन्हीं का टॉपिक है, ऊपर लाइन इनकी है, तो बात तो इन्हीं की आएगी। क्या कोई डाउट है इस बात पे? नहीं है? आए लाइन समझ में? आगे बढ़ते हैं। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis। अब अकाउंटेंट का क्या काम करते हैं? अकाउंटेंट क्या काम करते हैं? लेखा जोखा रखना, जो भी पैसा आया पैसा गया है ना, कहाँ किसको पैसा दिया, किसको कितनी तनख्वाह दी, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ये सारा डेटा रखना, पैसों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखना। तो अकाउंटेंट क्या करता था? अकाउंटेंट अपॉइंट कर रखे थे बाय द स्टेट, स्टेट ने अपॉइंट कर रखे थे टू चेक
द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, मतलब जो भी अमाउंट रेवेन्यू के अमाउंट जो कलेक्ट करते मुक्तीज, कितनी कलेक्ट करी, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। हो सकता है कि मैं हूँ मुक्ति, मुझे मतलब हो सकता है 1000 अशरफियाँ इस टाइप के, उस टाइम जमाने के हिसाब से जो भी चलता होगा, ऐसी बोल रही हूँ कि 1000 अशरफियाँ मिल गई, मैं वहां पे लिखवा रही हूँ कि 800 मिली, या मैंने कह दी 950 मिली, 50 मैंने ऐसे कर करके धीरे धीरे रोज हर बार गपला करके मैंने अपने पास रख ली, इस टाइप का, है ना। या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ गलती भी हो जाए, तो वो सारी सुधरी रहे, सारा जानकारी डेटा राजा के पास पहुंचे, अच्छे से तरीके से सही डेटा पहुंचे। तो अकाउंटेंट रखे हुए थे ताकि वो चेक करते थे कि भाई कितनी अमाउंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट हुई, किसने, मुक्तीज ने, जो अपने लैंड के थ्रू उन्होंने, जो वहां पे रहते हैं, जिस भी थ्रू उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करा, इनकम हुई तो कितनी हुई, ये सारा डेटा अकाउंटेंट्स रखते थे। तो मतलब आप समझ लीजिए इससे क्या समझ में आ रहा है, काफी सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में अंधाधुन इतना बड़ा राजपाट चला रहे, नहीं। देखिए यहाँ पे तो जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं है, कब आपको शिफ्ट कर दें, कब आपको, ये भी नहीं कि आपके बच्चे कर लेंगे वो जॉब। यहाँ पे भी कह रहे हैं अकाउंटेंट अपॉइंट करे हुए हैं कि आप अगर कुछ गलत सलत इन्फॉर्मेशन देते तो अकाउंटेंट है वो राजा तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. अब क्या था, केयर वॉज टेकन दैट, ध्यान रखा जाता था किस चीज का, कि द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। मुक्ति कौन से टैक्स कलेक्ट करते थे, जो किसने प्रिस्क्राइब कर रखा था, स्टेट ने कौन से स्टेट ने, अरे जो राजा महाराजा है ना, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि भाई इस एरिया में इतना प्रतिशत, इतना जो है टैक्स लगेगा, इतना कुछ, जो भी उनकी उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो क्या होता था, मुक्ति कलेक्ट करते थे जो टैक्स प्रिस्क्राइब करती थी स्टेट, वही वाला उतने अमाउंट का। ऐसा नहीं है कि मर्जी लग रही है तो आज मैंने 10% ले लिया, अगर लग रहा है लोग ज्यादा कमा रहे तो 20%, नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट रहता था, वो आपको कलेक्ट करना रहता था। कौन कलेक्ट करते थे, मुक्तीस। ओके ओके, एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और कितने उसको अपने अंदर सोल्जर्स रखने, ये भी ऐसा नहीं कि मन माना कुछ भी रख लिए कम ज्यादा, एक डिसाइडेड रहता था हर चीज कि इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए भाई कितने जो सोल्जर्स चाहिए, है ना, कितना प्रतिशत टैक्स लगना चाहिए तो लोग जो है जनता पे कर पाए, इतना टैक्स के थ्रू अर्निंग हो पाए, इतने इनकम निकल पाए कि हम जो है सोल्जर्स की तनख्वाह दे पाए। तो इस टाइप का सारा प्रॉपर चीजों का सिस्टमैटिकली एक तरीके का चार्ट बना रहता था, ये कह लीजिए एक तरीके की हर चीज सिस्टमैटिक होती थी, कुछ कंफ्यूजन नहीं होता था कि हाँ अभी इतना है, अते पते नहीं है। जब आप देखिए ना अकाउंटेंट रखे हैं, है ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि टैक्स प्रिस्क्राइब कर रखा है स्टेट ने, और दैट डी कैप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स का नंबर, जो कितने सोल्जर्स अपने अंदर, मतलब अपने साथ कितनी आर्मी कमांडर या जो भी उनके सैनिक है कितने रखेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली डिसाइडेड रहती थी। आया समझ में, किन की रहती थी, किन के बारे में पढ़ रहे, कमेंट में अभी बताओ हमें, अब भी मुझे कमेंट में बताओ, आप पता चले भूल गए किसके बारे में पढ़ रहे हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे, लिखो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ कि खलजीज और तुगलक के क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। पता ही नहीं कि क्या देख रहे हैं, बस दिल्ली सल्तनत ध्यान में, और ये नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, यानी मुक्तीज और इक्तेदार की। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, रिपीट करेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ते चलो। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control. अब ये मैम क्या होता है, ये hinterland क्या होता है, ये वर्ड क्या है, कोई hinterland से ऐसा लग रहा है ना, मतलब कुछ लैंड, डिज्नीलैंड टाइप की फीलिंग आ रही, नहीं प्लीज आप सपने मत देखिए, कोई डिज्नीलैंड नहीं है, हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड मतलब एनी आइडिया क्या होगा हिंटरलैंड? हिंटरलैंड मतलब आसपास की, जो अंदर की भी जमीन है, अंदर की भी जो चीजें हैं वो अपने अंडर ले लेना। जैसे बड़े बड़े राज्य ले लिए है ना, आसपास के राज्य ले लिए, अब जो छोटे मोटे लैंड्स है, जो छोटे मोटे एरिया है, वो भी अपने अंडर ले लेना, है ना, उन पर भी कब्जा जमा लेना। तो एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, मतलब जो भाई शहरों के अंदर की भी जो लैंड थे सब अपने अपने कंट्रोल में ले लिए, मतलब हर कुछ हथियार है, हर चीज अपनी बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए बड़े बड़े लैंड सिटीज तो ठीक है, सिटीज के अंदर के भी अगर कुछ जैसे छोटे मोटे वो रहे होंगे, जो भी अंदर की सिटीज, छोटी मोटी जो लैंड, वो भी अपने अंडर ले लेते थे। They forced the landed chieftains, the Samant aristocrats and rich landlord to accept their authority. अब क्या था, हर एरिया का, जैसे हम बोलते थे ना अपने रीजन एम्पायर, हमने फर्स्ट चैप्टर अगर याद हो तो हमने कुछ पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि रीजन्स बन गए हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी लैंग्वेज सब बोल रहे हैं, अपना अपना कर लिया सबने, अपना अपना।
तो ऐसे ही अपना अपने में कोई कहीं सामंत है, कोई कहीं चीफ बन गया कहीं का, तो इस टाइप का क्या करते थे इन्होंने, क्या करा जो अंदर अंदर के लैंड है वो भी जीते, और क्या करा कि ये जो चीफ होंगे उस लैंड के, उस जगह के जो चीफ होंगे, जो सामंत होंगे, सबॉर्डिनेट होंगे, उनको भी कहा कि भैया आप क्या करिए, आप हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर को स्वीकार करें, हमारे अंडर रहकर आप काम करें। क्या कहा है, क्या कहा है, वो ये कह रहे हैं कि दे फोर्स द लैंडेड chieftains, द सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अगर कोई रिच लैंडलॉर्ड है जिसका लैंड है ना, उस लैंड का जो मतलब मैं हूँ, मैं बहुत रिच लैंडलॉर्ड हूँ, लैंड ओनर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी ज़मीन है, ज़मीनें हैं। अब वो अगर वो हथिया लिया, वो एरिया हथिया लिया राजा ने, तो वो क्या कहते थे कि आप हमारी शरण स्वीकार करें, मतलब आप हमारी अथॉरिटी के अंतर्गत काम करें, ठीक है, आप इस लैंड के मालिक है, बट अथॉरिटी हमारी चलेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे अंदर के भी जो लैंड है वो भी, ये ना हिंटरलैंड का मैंने मतलब बताया, हथिया रहे थे, हथियाने के साथ साथ वो क्या चाह रहे थे कि सारा कंट्रोल हमारा हो, कहाँ कहाँ पे किस किस का, जैसे वहां पे भाई सामंत थे, चीफ्टन्स थे, है ना, और ये रिच लैंडलॉर्ड से नहीं, सबको कहा कि आप हमारी अथॉरिटी स्वीकारो। इतना आया समझ में, मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं से कोई मौका ही नहीं छोड़ना कि कोई हमारे खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि बगावत कौन कर सकता है, मेनली जिनके पास पैसा वेल्थ है, तो थोड़ा वो कोशिश कर सकते बगावत करने की, बट नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, तो अपने अंडर सबको ले लेते थे, ज्यादा से ज्यादा अपना एम्पायर फैलाना चाह रहे थे बेसिकली। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब क्या होता, अगर अलाउद्दीन खिलजी की उसकी बात करें, जब इनका शासन चल रहा था, द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब भाई जो लैंड कंट्रोल हो रहा है, लैंड कंट्रोल मतलब जो रेवेन्यू कैसे क्या लिया जा रहा है ना, लैंड से जो रेवेन्यू हो रहा है, जो भी चीजें सारी अपने अंडर ले रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने अंतर्गत ले रहे थे। मतलब बेसिकली इससे आप ये समझ रहे हैं कि सारी चीजें मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे ही चाहिए, और कोई नहीं हथियाएगा, नहीं लेगा। समझ में आ रहा है कुछ इसके पीछे का फंडा कि नहीं नहीं मुझे दो, मुझे ही चाहिए, तो मैं किसी को कंट्रोल नहीं लूंगा, मैं एक रिस्क का फैक्टर नहीं लूंगा। होते हैं कुछ लोग कि नहीं चाहते, कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो सब मैं अपने कंट्रोल में ले लूं। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था, जो भी असेसमेंट या जो भी कलेक्शन चीजों का रहता था, किसका, लैंड रेवेन्यू का, अपने कंट्रोल में धीरे धीरे ला रहे थे। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको कहा, ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए और इनके साथ साथ कौन हो गए, चीफ्टन्स हो गए जो इनके, तो क्या चाह रहे थे कि भाई पहले तो आप अपनी अथॉरिटी स्वीकार करो। अब ठीक है, कई बार ये भी होता है कि मुझे कहा कि आप लैंड ओनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, आपका लैंड रेवेन्यू मिल रहा है, वो आप रखिए, अपने अकॉर्डिंग लीजिए, अपने पास रखिए, हमें बस कुछ ना कुछ थोड़ा पे करते रहिए, इस टाइप का भी रहता है ना, तो ऐसा होता है। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हमने तो आपको अपनी कहा है कि हमारी अथॉरिटी स्वीकार करो, मैं राजा हूं, तो आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, वो भी मैं रखूंगा, वो मैं कंट्रोल करूंगा, मतलब मैं जो हूं लूंगा, मेरे अकॉर्डिंग से चीजें रहेंगी, आपका कुछ उसमें हाथ नहीं रहेगा। मतलब बताइए कि मुझे कह दिया कि आप भाई मेरी शरण लीजिए, मैंने शरण लिया, अब मुझे जो चैन से मेरे जो है लैंड का वो भी नहीं खाने दे रहे भाई, कि मैं तो कुछ तो मेरी लैंड है, तो मैं उसका रेवेन्यू का कुछ तो फायदा उठाऊं, इनकम का कुछ तो फायदा उठाऊं, नहीं, वो कहते थे कि ये भी मेरे कंट्रोल में चाहिए। क्या है लिखा है ना इसमें कि लैंड रेवेन्यू वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains टू लेवी टैक्स वर कैंसल एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स। अब देखिए दिमाग, इन्होंने क्या करा भाई, उनको टैक्स लेवी कर दिया। मतलब जो लोकल चीफ्टन्स थे, लिखा है ना लोकल चीफ्टन्स, ये वाले, ये जो मतलब अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो लैंड थे, उनके अंडर ये जो हिंटरलैंड हमने बोला ना, यहाँ पे लोकल चीफ्टन्स हो गए, सामंस हो गए, इन लोग का लैंड था, ये लोग रहते थे, अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्स मांगते थे, क्योंकि भाई हमारी भूमि में आप लोग रह रहे हो, खेती किसानी जो भी कर रहे हो, काम काज कर रहे हो, तो मैं इस भूमि का स्वामी हूँ, तो मैंने इतना टैक्स लगाया है, मैं लैंड ओनर हूँ, आप पे कीजिए। अब इन्होंने क्या करा, अपने अंडर राजा ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि नहीं आप मेरी शरण स्वीकार करें, और आपके जो टैक्सेस हैं वो भी मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं ही लूंगा, आपका कोई रोल ही खत्म। अब ये तो करा ही करा, साथ में क्या करा कि द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन टू लेवी टैक्स वर, जो भाई क्या करते थे, अब जो लोकल चिफ्टन्स अपने अकॉर्डिंग लेवी टैक्स मतलब जो टैक्स लगाने का काम करते थे, वो ने कहा कि नहीं वो भी क्या करेंगे, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो हमारी शरण लीजिए, आपको उल्टा क्या करना है, आप हमें टैक्स पे कीजिए, क्योंकि अब हमने तो आपको ऑल ओवर, हमने तो पूरा एरिया कंट्रोल करिए ना, ठीक है आप भूमि के स्वामी हैं, ठीक है मैं भूमि की स्वामी हूँ, मैं लैंड ओनर हूँ, मेरा लैंड है, बट एट लास्ट जो सिटी है, जो पूरा एम्पायर है, वो अगर कह लीजिए वो एरिया किसके अंडर है, वो तो भाई राजा महाराजा के अंडर है, तो वो क्या कहते हैं, आप हमें टैक्स पे कीजिए। तो भाई पैसा वसूलने के लिए, या दिमाग कितना अच्छा कड़क दिमाग चला है आप समझ सकते हैं। आया इतना समझ में,
आ गया। एक बार और देखें, चलो एक बार और देखते हैं, इनको हटाते हैं, फिर से अंडरलाइन करते हैं, चीजों को समझते हैं। क्या था जो दिल्ली के सुल्तान थे, क्या ला रहे थे, हिंटरलैंड को भी अपने अंडर कर रहे थे, सिटीज जो थे, सिटीज के अंदर अंदर के भी जो भूमि थी, लैंड थे, उनको भी अपने कंट्रोल में रह रहे थे। अब जब भूमि को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं तो भूमि भाई किसकी, कोई ना कोई तो उसका ओनर होगा, कोई ना कोई तो लैंडलॉर्ड उसको संभालता होगा। तो they forced the landed chieftains, the Samans, aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब जो हिंटरलैंड, जो अंदर अंदर के लैंड के स्वामी थे, जो ओनर्स थे, उनको क्या कह रहे थे ये कि नहीं नहीं नहीं, अब लैंड हमने ले लिया, अब आप हमारी पावर स्वीकार है, अब आप हमारी अथॉरिटी को स्वीकार है, भाई करना पड़ेगा, हम नहीं जानते, आप जानो, आपका काम जाने, आपको तो बस हमें हमारे अंडर रहना पड़ेगा, हमने जीत लिया है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे भाई, लैंड जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है कौन करते थे, लैंड ओनर करते थे, ताकि भाई उनके लैंड में रह रहे हैं तो इसी से तो उनकी तनख्वाह बन रही, नहीं, उन्होंने वो भी कैंसिल करा दिया, कहा कि वो सब तुम्हारा छोड़ो, तुम तो मेरे अंडर हो, तो तुम्हारे लैंड से जो भी टैक्स वगैरह रहेगा, रेवेन्यू आएगा, जो भी चीजें, वो मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। चलो वो तो ठीक है, कंट्रोल करने के साथ साथ अब तुम जो तुम्हारा लैंड मैंने अपने, मतलब तुम्हारा लैंड, मेरी पूरी सिटी जो मैंने हथियाई उसके अंडर है ना, तुम मुझे टैक्स पे करो। मतलब बेचारे जो लैंड ओनर्स टैक्स ले रहे थे दूसरों से, अब उन्हें खुद ही वो अलाउद्दीन खिलजी कह रहे कि आप हमसे क्या करो, आप हमें टैक्स दो। मतलब उनकी तो मतलब बैंड बजा के रख दी। अच्छे खासे ओनर थे, एरिया के अंदर आए, पहले तो स्वीकारो, उसके बाद कहा हम खुद राजा महाराजाओं की तरह टैक्स लेते, रेवेन्यू लेते थे जनता से, अब हमें ही उल्टा अलाउद्दीन खिलजी राजा महाराजा है उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। इतना आया समझ में, अच्छे से आ गया ना, आगे बढ़े जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आ गया है समझ में। The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. अब जब सुल्तान हर चीज का इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि भाई जो लैंड ओनर्स हैं, कहीं वो लैंड ओनर्स टैक्स खुद से ना लगाएं, तो उल्टा उन्हीं से टैक्स लेने लग गए। जब इतना दिमाग लगा रहे हैं तो हर चीज का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आपको क्या लगता है, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऑब्वियसली रखेंगे, जब हर चीज में इतना कंट्रोल है तो ये कैसे छोड़ दें। तो सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो उनके अंतर्गत काम करते थे, वो क्या करते थे, जो प्रशासनकारी बोलेंगे, जो प्रशासन संभालते थे, वो मेजर करके चलते थे कि लैंड कितना बड़ा है और उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर कितना बड़ा लैंड है, कितना फायदेमंद है, कितना रेवेन्यू, जो भी इंफॉर्मेशन है बढ़िया प्रॉपर से लेखा जोखा रखते थे, अकाउंट्स बना के रखते थे। तो लिखा है ना, जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो सुल्तान के प्रशासनकारी थे, अंडर काम करते थे, वो लैंड को पूरा मेजर करके चलते थे कि भाई कितना बड़ा। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है ना, जमीन है, अरे तो कितनी बड़ी जमीन हमें मिली, कितना फायदा होगा उसमें, कितना अनाज लगेगा या बेचेंगे तो कैसा क्या होगा, कितना हम कितनी जमीन उपजाऊ है। तो ये सारा जो लेखा जोखा है, पूरा अकाउंट्स अपने पास कलेक्ट करके रखते थे, फिर राजा को बताते होंगे, राजा ही तो कलेक्ट करवाता होगा, अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे, राजा के ऑर्डर्स होंगे। चलिए ठीक है। Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. अब कुछ जो old chieftains थे, old जो chieftains से क्या समझते हो? chieftain मतलब भाई जो कैप, मतलब उस एरिया के जो चीफ हैं, हेड है। तो क्या some of the old chieftains and landlords सर्व द सुल्तानत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स। अब वो कैसे काम करते थे भाई, जैसे वो ऐसा करते थे कि भाई हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, है ना, या हम एसेसर्स रहेंगे, इस टाइप की जो एक मतलब वो चीजें करते थे। समझ में आया कि सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टन, जो पुराने चीफ्टन्स है, चीफ्टन कौन, चीफ, उस एरिया के चीफ कह लीजिए, है ना, हेड कह लीजिए, कैप्टन टाइप का, कैप्टन भी नहीं बोलेंगे, हेड कह लीजिए, एंड लैंडलॉर्ड्स, जो एरिया के लैंडलॉर्ड हैं, जिनका वो लैंड है, जो उस लैंड के ओनर है, सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स। वो क्या करते थे सल्तनत के लिए, सल्तनत कौन सी, किसकी बात हो रही है, चैप्टर क्या है हमारा, ये देखो, ये नहीं भूलना, हम दिल्ली सल्तनत की बात करें। तो दिल्ली सल्तनत में ये जो बेचारे जो चीफ्टन्स और लैंड ओनर्स हुआ करते थे ना, अब क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, एसेसर्स का काम कर रहे हैं। आया इतना समझ में? मतलब आप देखिए ना, दिमाग देखिए, कहाँ वो भाई स्वामी थे, अब उनको लगा दिया आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करो, आप ये करो, बट वो सारा जाएगा किसके पास, वो तो भाई जाएगा हमारे सुल्तान के पास। इतना समझ में आया? देन There were 3 types of taxes. 3 टाइप्स के टैक्सेस थे, देखते हैं क्या बोलते हैं। On cultivation called खरज and amounting to about 50% of the peasants produce. On cattle on houses, मतलब ये 3 टाइप के टैक्सेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs में पूछूंगी मैं।
मैं सब पूछूंगी, याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकती हूँ मैं, और आपको वैसे भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी और जो तुगलक के रीन, मतलब खलजीज और तुगलक के रीन के टाइम पे जब इनका राजपाट था, शासन था, तो ये जैसे इसका आ रहा है ना, अलाउद्दीन खिलजी का अभी पढ़ रहे हैं या उसका पढ़ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के टैक्सेस थे। तो पहला टैक्स किस पे था, जिसको बोलते थे खरज। क्या बोलते थे, खरज। ऑन कल्टीवेशन। ऑन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन से क्या समझते हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है ना, ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, 6th में पढ़ी होगी ना, भूल तो नहीं गए कल्टीवेशन। चलो नहीं भी पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी, वैसे तो पढ़ी हुई। कल्टीवेशन का मतलब होता है फार्मिंग, एग्रीकल्चर का काम करना, है ना, किसानी वगैरह करना। तो किसानी जो कर रहे हैं उस पे जो टैक्स मिलता है उसको क्या बोलते थे, ऑन कल्टीवेशन खरज नाम देते थे। क्या नाम देते थे उसको, खरज। खरज मतलब भाई अब तू खरच, खरच मतलब अब तू अपने हिस्से का हमें दे, तो तू खरच, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो क्या बोलते थे उसको, खरच बोलते थे। मेरे मुंह से भी खरच ही निकल रहा है, खरच। ज है, मतलब जे है, ज आएगा। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50%, कितना, 50% किसको देते थे, ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस। मतलब अब क्या होता था, ये कहते थे कि फार्मिंग कर रहे हो आप, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करोगे फार्मिंग तो हमें भी फायदा मिलेगा ना। तो अगर मैं किसान हूं, मुझसे कह रहे हैं कि ए किसान, तूने फार्मिंग करी, अब तेरा जो है ना 50, मतलब तेरा जो प्रोड्यूस निकला है, मतलब जो तेरी फसल निकली, जो भी तूने प्रोड्यूस करा है, उसका 50% चल राजा के नाम पे, जो सुल्तान के ऑर्डर है उस पर दे। तो ऐसे ही था, मतलब कि मैं पीजेंट हूं ना, तो मुझे 50% जो भी मेरा प्रोड्यूस रहता था वहां देना पड़ता था, टैक्स के फॉर्म में। आ गया समझ में इतना। अगर मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मतलब मैंने केले की फसल लगा ली, मैंने चावल की फसल लगा ली, तो 50% मुझे देना पड़ेगा टैक्स के फॉर्म में। आ गया ना समझ में अच्छे से। सेकंड कौन सा था, सेकंड कैटल पे। कैटल क्या होते हैं, कैटल क्या होते हैं, बहुत ही इजी, पता ही होगा, 6th में बहुत बार पढ़ाया था, पढ़ा था मतलब पढ़ा होगा आपने। फटाफट से बताओ कैटल क्या होते हैं, कैटल क्या होते हैं, मुझे कमेंट में अभी के अभी बताओ। बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है। किसी को कुछ आइडिया गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, बस आप मुंह खोलिए और दिमाग की बत्ती जलाइए। गलत भी होगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आंसर सही कर ही दूंगी, बट गलत हो और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ होगी आपकी तारीफ। देखिए कैटल क्या होते हैं, गाय है ना, भैंस बकरी, इनको जो पालते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं गाय भैंस बकरी, इनको कैटल बोलते हैं, भेड़, ये सब कैटल हो जाते हैं। तो इन पे भी अगर इनका पालन पोषण या इनको पाल रहे हैं तो इन पर भी टैक्स वगैरह दे देते थे, ठीक है, देना पड़ता था। फिर किस पे टैक्स देना पड़ता था, हाउसेस, घर वगैरह बन रहे हैं, घर है आपका, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये क्या है कि 3 टाइप के टैक्स थे। 3 टाइप में एक खरज टैक्स था, मतलब कि तुम खर्चो, तुमने जो फसल उगाई है उसका 50%, जो भी फसल है, जो भी तुम फार्मिंग कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, उसका 50% टैक्स के फॉर्म में हमें दे दो भाई। दूसरा हाउसेस से, तीसरा कैटल से मिलता था। इतना आया समझ में। क्या हो रहा है कि सुल्तान क्या करते थे कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके प्रॉपर लैंड का रिकॉर्ड रखते थे। क्या रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में हर चीज देखे ना, कितने घर बन रहे हैं, कितने लोग कैटल वगैरह पाल रहे हैं, फार्मिंग कौन क्या कर रहा है, सारी डिटेल ये जो हमने पढ़ी ना, सब देखते होंगे, सब रखते होंगे अपने अकाउंट्स में। फिर क्या होता था, अब रेवेन्यू कलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है तो कोई दिक्कत ना हो, हर चीज प्रॉपरली चले, तो क्या करते थे, जो लैंड ओनर थे, जो चीफ्टन से भाई एक टाइम पे, उन्हीं को कहते थे आप क्या करो, आप क्या करो, आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करो, ऐसे सर तक काम करो, ठीक है भाई, उनको ही काम पे लगा दिया, क्या कर सकते हैं। अब टैक्स किस टाइप का लेते थे, टैक्स घरों पे ले रहे हैं, ऑन हाउसेस लिखा है ना, ऑन कैटल और खरज। खरज मतलब खर्च, जो तुम्हारा 50% जो तुमने उगाया है उसका 50% चल हम पर खर्च, हमको दे दो, तो उसको क्या बोलते थे, खर्च। इतना आया समझ में अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। और कैटल का किस किसने आंसर कराया, हाथ खड़े कर दो फटाफट से, आगे बढ़ जाए आगे, कि खर्च ही खर्च पे चलना है, नहीं चलना ना, आगे चलते चलो। कौन चाहता है पैसा खर्चना। It is important to remember that large parts of subcontinent remain outside the control of Delhi Sultanate. हाँ, बट हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, हम बोले ना दिल्ली सल्तनत अच्छी बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा सल्तनत, बट अगर देखा जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। क्या है भाई इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जरा देखें अब क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, उसको हम अलग उससे करेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सब पूछेंगे। दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, मतलब भले उन्होंने दिल्ली एम्पायर बहुत बड़ा बना दिया हो, आसपास के एरियाज घेर रहे हो, नेबरिंग एरियाज, ठीक है फाइन, बट फिर भी देखा जाए तो ये देखा गया कि काफी सारा एरिया अभी भी मतलब उन्होंने नहीं कब्जा कर पाए थे, मतलब उनके कंट्रोल के बाहर था। लिखा है ना लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट तो हम पूरा लेके चलते हैं, हम पूरा ये ऐसे लेके चलते हैं ना पूरा सब कॉन्टिनेंट। अब दिल्ली सल्तनत मानो इस एरिया में फैली होगी, तो यहाँ का क्या ऊपर का, यहाँ का पूरा नीचे का क्या, नहीं ना, उतना एरिया घेरा हुआ था।
आया समझ में? तो यही कह रहे हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, फिर भी सब कॉन्टिनेंट क्या था, इनके कंट्रोल के बाहर था, इनके पास नहीं था। ये जो हम दिल्ली सुल्तान बोल रहे हैं, ठीक है होगा अपने एरिया में, बट फिर भी काफी एरिया इनके बाहर था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। अब क्या दिक्कत होती थी ना, बोलते ना, हम बोलते मम्मी लालच में कि हाँ ये भी खाना है वो भी खाना है, 2-4 चीज़ें बना दो ना प्लीज़, छोले भटूरे बना दो, हाँ मेरे लिए पिज़्ज़ा भी ले आओ, मेरे लिए खाने की बातें, इतनी सारी चीज़ें ले आओ। तो क्या इतनी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं? लालच में तो आप बोल देंगे मंगा लेंगे। क्या इतनी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं? संभाल पाएंगे इतनी चीज़ें? अगर आप कहेंगे मम्मी मुझे पूरा घर दे दो मैं संभाल लूंगा, तो आप एक रूम की सफाई नहीं कर पाए, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, ऐसी गंदा पड़ा हुआ है, क्या आप जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? तो ऐसे ही ये तो राजा महाराजा की बात है, इनको लालच क्या रहता था भाई ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एम्पायर बनाए, बट फिर भी इनके कंट्रोल में। अगर कोई दिल्ली में है तो वहां से बंगाल का अगर उनका प्रोविंस है, बंगाल में भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो उसको संभालना क्या हो जाता था, थोड़ा मुश्किल हो जाता था। क्या लिखा है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, मतलब बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से बंगाल संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आया समझ में ये लाइन? ओके। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब मैंने वही बताया ना कि इतना बड़ा, पहले तो ये कह दिया इन्होंने कि ये आप मत सोचिए कि दिल्ली सल्तनत बड़ी थी तो सारा एरिया हथियार रखा था, नहीं, काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी ना। तो क्या था, सब कॉन्टिनेंट उनके एरिया में क्या था, काफी सारा एरिया उनके हाथ से बाहर था। ठीक है चलिए, तो ये डिफिकल्ट था, ये इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। अब क्या था, धीरे धीरे आपने एरिया घेर लिया, आपने बंगाल का एरिया घेर लिया, आप मानो थोड़ा सा साउथ साइड भी जा रहे हो, घेर रहे हो, या नॉर्थ साइड भी, मानो जस्ट आप खुद ही सोचो, तो जरूरी नहीं ना कि आप उसे कंट्रोल कर पाओ। आप यहाँ बैठे हो, फिर भी आपके जो अंडर काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स हैं, थोड़ा बहुत वो संभाल रहे हैं, बट आपको इतनी एग्जैक्ट प्रॉपर जानकारी नहीं। पहले तो आजकल तो फोन होते हैं, करा वीडियो कॉल करा कि हाँ ये काम करते हुए दिख रहे नहीं दिख रहे, चलो ठीक है, वहां का दिखाओ, वहां का क्या चल रहा है उस ऑफिस में, ऐसा कर लेते थे। कैमरेज लगे थे, यूं खोला सर ने और कैमरे बैठ के ये काम तो कर रहे हैं। अब उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, तो चीजें हाथ से छूटती जाती थी। तो क्या होता था ना, अगर मानो एरिया घेर भी लेते थे, अगर मानो एरिया घेर भी लिया, तो जो छोटे मोटे राजा हैं जो उनको जीत लिया, बट अब वो तो भाई संभाल रहे हैं दिल्ली, तो वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करते जाते थे। मतलब होता है ना कि जिद्दी टाइप के जो ढीठ होते हैं, कि टीचर भले ही कहती है, टीचर भले ही कहती है कि करो करो भाई, टेस्ट दो, आंसर करो, बट कुछ होंगे जो नहीं देना होगा ना, तो धीरे धीरे बच जाएंगे इन चीजों से। तो ऐसे स्कूल का ज्यादा अच्छा से होता है, ऑनलाइन में तो इतना नहीं हो पाता, बट स्कूल में होता है कि टीचर कह रही है कि मैं आऊंगी, मस्ती मत करना, मैंने आप लोगों को बोला है कि ये होमवर्क करो, अपना काम करो, मेरा हेडेक हो रहा है, मैं अभी कुछ नहीं करी, बट आप लोग काम करो। बट जो ढीठ होंगे ना कुछ बच्चे, उस चीज को छूट मान लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी हेड डाउन करके बैठेंगे, बातें करेंगे। तो इसी तरीके से ऐसे कुछ होते हैं जो दमदार होते हैं, जो रिस्क लेते हैं कि भाई नहीं, ये तो दूर बैठा है, हमें क्या डर, हमें क्या डर, हम तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके अलग होते जाते हैं। तो इतना बड़ा एरिया संभालना हाथ से बहुत ज्यादा मुश्किल था। समझ में आया? इवन इन द गैंगटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। मतलब अगर आप ये देखें कि दिल्ली सल्तनत के आसपास यहाँ पे अगर कौन सा था, गैंगेटिक प्लेन, गंगा गैंगेटिक प्लेन था, बट वो सब, जबकि वो इतना कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होगा, आसपास ही होगा, बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा ऐसे पास वो भी नहीं होगा, बट इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट स्टिल ये जो फॉरेस्टेड एरिया, मतलब काफी ज्यादा जंगलों वाला एरिया, जहाँ अच्छे खासे जंगल, अब जंगल में लकड़ी मिलती है, जंगल में हाथी वगैरह मिल जाते हैं, तो भाई सेना वीना में शामिल करने के लिए बढ़िया है। तो वो तक सद्य जो सुल्तान थी, दिल्ली सल्तनत थी, अपने अंडर नहीं कर पाई थी, मतलब पेनिट्रेट, मतलब वहां घुस नहीं पाई थी, है ना, वो एरिया को हथियाने के लिए घुस नहीं पाई थी। तो इतनी दिक्कतें थी। आप ये समझ रहे, हम तारीफ करते हैं, बातें करते हैं कि हाँ दिल्ली सल्तनत, बट स्टिल चीजें हो नहीं पाती। तो वही वो कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट था, अच्छी बात, मतलब नहीं एरिया था, अच्छी बात है, बट सब कॉन्टिनेंट फिर भी काफी ज्यादा बड़ा एरिया इनके हाथ में नहीं था। अब एरिया हाथ में नहीं था कैसे, जैसे बहुत कंट्रोल दिक्कत होती थी कि अगर बंगाल को कंट्रोल करना, जो उनके प्रोविंस है बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, हम अगर बोले मैप में, इसको हटाई देती हूँ, ये है, मानो दिल्ली यहाँ है, ऐसे एरिया में है, एग्जैक्टली ऐसे। अब यहाँ बंगाल ईस्ट साइड है, इस साइड है, तो थोड़ा सा इसको उस हिसाब से इतनी दूर से कंट्रोल करना क्या हो जाता था। आज आपको देख के बहुत इजी लग रहा है कि भाई भाई बैठे प्लेन में, बादशाह या कह लीजिए सुल्तान प्लेन में बैठे जाके चले गए। तब ऐसा नहीं था ना, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कितनी दिक्कतें आती थी। तो
कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अब धीरे धीरे जब ये कंट्रोल करते भी थे दूर दूर के एरिया, तो लोग अपने आप को राजा महाराजा इंडिपेंडेंट कर देते थे, मतलब वो उनके इतना नहीं चल पाते क्योंकि उन तक पहुंच नहीं पाते थे। जो रूलर है इतनी अच्छे से, सुल्तान इतने अच्छे से पहुंच नहीं पाते थे। एरिया कब्जा कर तो लेते थे बट इतने अच्छे से देख रेख करना, संभालना, टेक केयर करना, उनका ध्यान रखना या उनको अपना कंट्रोल करके रखना उन पर, तो इतने कड़े तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब जैसे आप सोचिए ना कि बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा हॉल है, तो टीचर क्या करेगी, आसपास के जो बच्चे फिर भी दिख रहे हैं तो उनको बोल दे कंट्रोल कर लेगी। जब बहुत बड़ा हॉल है, पीछे के बच्चे भले ही वो उनको थोड़ा दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं जो भी, तो क्या बोलेगी, वो बोल ही नहीं पाएगी। तो आया समझ में इतना। देन क्या था, गैंगेटिक प्लेन क्या था, ये भी कह लीजिए जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया था, फॉरेस्टेड एरिया, वो तक भी, उस पर भी ये लोग घुस नहीं पाए थे। तो आप समझ लीजिए, इतनी हम तारीफ कर रहे हैं तो काफी ज्यादा एरिया से ये लोग पीछे छूटे हुए थे, जरूरी नहीं कि सारा एरिया इनके कंट्रोल में था। आ गया ना समझ में, चलिए ये आ गया, हाँ ओके। लोकल चीफ्टन्स एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। अब क्या था, जो लोकल चीफ्टन्स है, जो लोकल चीफ्टन्स मैंने बताया, जो कैप्टन या कह लीजिए जो हेड होंगे, चीफ होंगे, तो जो लोकल चीफ थे ना, उन्होंने क्या करा, एस्टैब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया अपना रूल इन एरियाज में। अब धीरे धीरे अपना रूल कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है इंडिपेंडेंट होना, अलग होना, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, अपना रूल एस्टैब्लिश कर रहे थे। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. क्या होता था ना कि ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, दूर दूर के, छोटे छोटे भी नहीं बोलेंगे, जो दूर दूर के एरियाज हैं, इनके कंट्रोल के बाहर है, जैसे तैसे जीत तो लिया, बट ज्यादा टाइम के लिए अपने अंडर नहीं रख पाते थे, ज्यादा टाइम के लिए क्या कर पाते थे, अपने पास कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लिखा है ना कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भाई कंट्रोल रहता था इनका, इन एरिया पे सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए, ज्यादा टाइम के लिए रख ही नहीं पाते थे। वही वाली बात है ना कि इतना बड़ा घर दे दिया कि आप संभालो, आप बड़ा घर घर करते थे, दे दिया, आपने एक दिन संभाल लिया, 2 दिन संभाल लिया, ज्यादा से 1 महीने संभाल लिया, उसके बाद हे प्रभु, हे भगवान, नहीं होगा मुझसे, हो गॉड आई कांट, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो वही वाली हाल है कि नहीं संभाल पाते थे। और फिर क्या होता था, जो लोकल चीफ्टन से, जो लोकल एरिया के, जो लोकल एरिया के हेड रहते होंगे, जो लैंड ओनर्स रहते होंगे, वो अलग हो जाते होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाते होंगे, अपना अपना एरिया स्थापित कर लेते होंगे, स्टैब्लिश कर लेते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा टाइम के लिए तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, इनसे संभल ही नहीं रहा इतना बड़ा राजपाट। तो लिखा है ना कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक कंट्रोल, मतलब फोर्सफुली तो जैसे जैसे जीत लेते थे, कंट्रोल कर भी लेते थे, कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं आप हमारे अंडर रहेंगे, ये कर लेंगे, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो पाता था। ये लोग खुद को इंडिपेंडेंट टाइप का कर ही लेते थे कि नहीं हम फिर भी अलग रहेंगे। कुछ होते थे ढीठ, रिस्क लेने वाले, कुछ होते हैं जो डरपोक, तो उनको लगता है भाई नहीं जीता है तो हम इनके अंडर ही रहेंगे, बट कुछ होते हैं, और उस टाइम पे ज्यादातर ऐसे होते थे, हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता था तो अलग हो जाते थे। द मंगोल्स अंडर जेंगिस खान इन्वेडेड Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. अब क्या था, मंगोल की सी बात हो रही, किसकी बात हो रही है, मंगोल की। मंगोल्स में किसके अंडर भाई, जेंगिस खान। जेंगिस खान बोलते हैं, चंगेज खान भी इनका नाम दिया गया, एक उपनाम जैसा हो जाता है। वैसे इनका रियल नेम तिमुजिन है, बहुत ही खतरनाक। अब इनके बारे में क्या बताऊं, इनके बारे में बताऊंगी तो बहुत कुछ कम पड़ जाएगा बताने को, तो आपको नाम सुन के याद आ गया होगा कि बड़े ही खतरनाक थे। कौन थे, किसी किसी को पता है कि भाई जेंगिस खान जो मंगोल का जो था हेड था, जिसने स्थापित किया था मंगोल एम्पायर, कौन था, फटाफट से मुझे बता दो, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसका इम्पैक्ट, भले छोटा सा रोल है यहाँ पे बट बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक। क्या किसी को पता है, कभी सुना है ना, मुझे कमेंट में बताओ, फटाफट से बताओ। चलो मैं जानना चाहती हूँ ना कि जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो नेम आ रहा है उनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है कि कौन थे। जिसको पता होगा ना उसने बता दिया होगा। देखिए मंगोल के जो एम्पायर था उसके शासक कौन थे, किसने स्थापना की थी, कह लीजिए बेसिकली चंगेज खान ने। तिमुजिन नाम था, धीरे धीरे उपनाम पड़ गया उनका चंगेज खान। जेंगिस खान बोलते थे, वो कोई खान ऐसे मुस्लिम नहीं थे, मंगोल्स वहाँ के थे, बट ऐसे ही नाम पड़ जाता है ना, तो नाम पड़ गया था। वो बहुत खतरनाक थे, जहां जाता था मारकाट करता ही था, मतलब वहां के एरिया के कुत्ते बिल्ली तक को भी वो नहीं छोड़ता था। पूरा सपाट चाहिए, जमीन खाली, मुझे कोई जानवर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए एरिया में। अगर मैंने जीता है, मैंने मार काट मचाई है, मतलब एरिया अगर मेरे अंडर आ गया तो कुत्ता बिल्ली को भी मार के जाऊंगा, ऐसा था वो। लोगों के सर कटवा के या लोगों की बॉडी पे ऐसे, मतलब इस तरीके से कह लीजिए, खुद उनके जो है वो रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कह लीजिए। अब आप समझ जाइए, उनके बारे में देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो बहुत, आप बस इतना जान लीजिए, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाला था। लगभग ये कहा जाता है इसने काफी वास्ट एरिया वर्ल्ड का जीत रहा था, मतलब जीतते जा रहा था। और ये भी कहा जाता है एक अननोन सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि भाई हर 200 में से एशिया का, हर 200 में से एक बंदा उसका जो है डिसेंडेंट है, मतलब जो है उसका वारिस कह लीजिए, उसका उसके वंश का, इस टाइप का कहा जाता है, ऐसा अननोन सोर्सेज में मेंशन है। तो आप ही समझ जाइए बहुत ज्यादा खतरनाक था। चलिए ठीक है, उसकी खतरनाक की बातें अभी हटा देते हैं। तो मंगोल किसके अंडर था? जेंगिस खान के अंदर था, जो इन्वेड कर रहा था, जिसने ट्रांसऑक्सियाना, नॉर्थ ईस्ट ईरान में। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट ईरान में। ईरान पता है ना? ईरान पता है कि नहीं पता? पता है ना? तो ईरान इन 1219 में, एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ? जब वो इस साइड ऐसे आ रहे थे, भाई ईरान कहाँ होगा? ये दिल्ली है। ज्यादातर आपने देखा है कि एरियाज में नॉर्थ वेस्ट साइड से ज्यादा अटैक होता था, अगर याद हो, नॉर्थ वेस्ट साइड से ज्यादा अटैक होता था। तो ईरान अगर इस साइड है, इस साइड ईरान है, तो यहाँ से आते आते वो ये था कि इंडिया में भी सून आफ्टर, मतलब ऐसा था कि उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला था। इंडिया में भी वो चाह रहा था, हर कोई चाहता है अटैक करना, ज्यादा से ज्यादा राजपाट हरियाणा, तो वहां से इंडिया की तरफ भी आ रहा था। तो ये लिखा है ना कि एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत ने भी उनका जो इम्पैक्ट झेलने वाले थे। आया इतना समझ में? आगे बढ़े, चलिए। Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. अब जो मंगोलियन थे उनका अटैक किस टाइम पे ज्यादा हुआ था दिल्ली सल्तनत पे? कब बढ़ गया था? जब अलाउद्दीन खिलजी का राजपाट था और जब मोहम्मद तुगलक का रूल था, तो उस टाइम पे जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक करा था। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. अब इनको डर, भाई मंगोल की आर्मी खतरनाक, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खतरनाक, मार काट मचाए बिना उनको चैन नहीं मिलता है। कुछ होते हैं कि भाई जीत लिया, इट्स ओके फाइन, उनको बोल दो कि आप हमारे अंडर राज करो, इट्स ओके, हमें बस रेवेन्यू पैसा वैसा मिले, आप हमारे अंतर्गत रहो, ये एम्पायर बस ये एरिया हमारा हो गया। बट नहीं, उनको चैन नहीं मिलता, तो मारकाट मचाए बिना मानता ही नहीं था, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो डर तो लगेगा, ऊपर से मारकाट तो छोड़िए, एरिया हथियारा, इतना बड़ा आर्मी, उसकी इतनी बड़ी आर्मी रहती थी, तो डर तो लगेगा। तो ये क्या करते थे भाई, इनको मजबूरी में, दिस फोर्स, उनको मजबूरी में ये चीज ने फोर्स करा कि द टू रूलर्स, कौन से टू रूलर्स? चाहे वो तुगलक हो गए, चाहे वो खलजी हो गए, तो इनको क्या करना पड़ा? रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, मतलब बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे खड़ी है, मतलब रेडी रहे कि कब क्या अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं भैया, कहाँ से कुछ भी गोले बरस जाए, बारिश हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, कहीं से भी अटैक हो जाए, कुछ भी उसके एक उसके लिए, मतलब कि अपने सुरक्षा के लिए क्या रखी? एक स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली में। ओके, विच पोज द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जो कि क्या था भाई, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। इतनी बड़ी आर्मी रखना, वो भी स्टैंडिंग आर्मी, उनका देख रेख, उनकी सैलरीज हो गई, जो भी प्रशासन प्रॉपरली उसको कैसे संभाले, उनको भी, अगर आपने स्टैंडिंग आर्मी रखी, वो अपनी जान पे खेल के पूरे टाइम आपके लिए सशक्त हैं, कह लीजिए खड़े हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, अलर्ट हैं, तो उनके लिए जो भी चीज़ें करना, रेवेन्यू, उनका इनकम से रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो एक बहुत बड़ा एक तरीके का चैलेंज था। इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। हमने तो कह लिया कि आप पढ़ के लग रहा है कि हाँ उन्होंने क्या करा, एक आर्मी रख ली, बट उनके हिसाब से सोचा जाए तो बहुत मुश्किल है कि स्टैंडिंग आर्मी को ऐसे मैनेज करना। आया समझ में? आ गया ना? चलिए, chieftains and their fortifications, अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या मेंशन है। इब्न बतूता, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes, अब जो chieftains, जो चीफ होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो चीफटन्स और उनके फोर्टिफिकेशन, कैसे कैसे एरिया जो बोलते हैं ना, फोर्ट क्या होता है? सबसे पहले फोर्ट बता दो, किलाबंदी बोलते हैं ना, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट मतलब किला होता है, पता है ना? तो कैसे क्या होता है? तो इब्न बतूता कौन थे भाई? ये पूछा जा सकता है। इब्न बतूता 14th सेंचुरी, कहाँ से? 14th सेंचुरी के ट्रैवलर थे, ट्रैवल करते हुए आ रहे मोरक्को, अफ्रीका के। उन्होंने बताया कि चीफटन समटाइम्स कैसे फोर्टिफाइड करते थे, देखिए, फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन माउंटेन्स, इन रॉकी, अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रूव्स। इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट होलो, इट इज बिग. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. इतना आया समझ में? इसको पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पूरा रीड करूं फिर बताऊंगी। द chieftains live in these forests which serve them as a rampart, inside which are their cattle and their crops. There is always water for them within, that is rainwater which collects there. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. अब ये क्या है? ये बता रहे हैं कि कुछ जो आसपास के जो एक ऐसे कुछ लैंड होते हैं ना,
कुछ कुछ लैंड में ये जो चीफ्टन्स है, जो छोटे मोटे एरियाज के जो चीफ हैं, जो अच्छे रिच भी कह लीजिए, तो अपने एरियाज के चीफ है, तो खुद को कैसे बचा के चलते थे, खुद की बंदी, मतलब खुद को ऐसे बचा के चलना कि कोई अटैक ना कर पाए, है ना, राजा महाराजा का मतलब नजर ना पड़ पाए, तो इस तरीके से खुद की सेफ्टी रखना, खुद को इस तरीके से छुपा के रखना, ऐसी तैयारी करके रखना। किलाबंदी हम बोलते ना कि अरे ये अटैक होने वाला है, आप जल्दी जल्दी किलाबंदी कराइए ताकि हमारी औरतों, हमारे बच्चों, हमारी जनता सभा को कोई दिक्कत ना आए। तो इसी टाइप की खुद की किलाबंदी, मतलब कैसे खुद को सेफ रखते थे। तो बेसिकली यही है जो किसने बताया है, किसने बताया, इब्न बतूता ने बताया है 14th सेंचुरी। आया समझ में? अब क्या है, मैंने रीड कर लिया है, अब मैं समझाऊंगी। टेंशन नहीं लेना कि मैम तो रीड करती चली गई और मैम ने तो रीड कर दी, अब क्या आप नाराज हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज मत होइए, मैं समझाऊंगी, ऐसी छोड़ के थोड़ी चली जाऊंगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो थे ना, कुछ जो चीफ्टन्स थे, खुद को कैसे फोर्टिफाइड, मतलब कैसे खुद को बचाते थे। देखिए, देमसेल्फ इन माउंटेन्स, माउंटेन एरिया में है। अब क्या होता है ना, घोड़े हाथी ऐसे लेके, हाथी वाती जो भी घोड़े उस टाइम पे ऐसे लेके माउंटेनियस एरिया में जाना, ठीक है, रॉकी अनइवन रग्ड प्लेसेस, मतलब उबड़ खाबड़ ऊपर पथरीली ऐसी जगहों पे जाना, है ना, एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स। किसमें? बाम्बू के पेड़ों में। जो बैम्बू क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए बैम्बू ट्री क्या होता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? पता है ना सबको बैम्बू ट्री क्या होता है? पता है, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, सही सोच रही हूँ कि पता है, हाँ ठीक है। चलिए, तो जो बैम्बू ट्रीज हैं, माउंटेनियस एरियाज हैं और रग्ड एरियाज, जो अनइवन प्लेसेस हैं, एरियाज हैं, वहां पे खुद को एक तरीके से छुपा के रखते थे, ऐसा खुद का एरिया बनाया हुआ था कि वहां ये रहते थे। तो इतनी आसानी से कोई राजा को ऐसे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, द बैम्बू इज नॉट होलो। इंडिया के जो बाम्बू है भाई, जो इंडिया के बैम्बू है वो कैसे होलो? होलो क्या होते हैं? होलो से मतलब बताओ। खोखले, पोले, पोला बोलते हैं ना हम, जैसे कि अरे जो कुछ भी ऐसा पेड़ है, आप या कुछ भी चीज ऐसे बजाते हो तो आपको लगता है पोला, मतलब एक अलग ही लगता है, खाली अंदर से दिख रहा है अच्छा मोटा सा, बट ऐसे टच करोगे, बजाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ चीज नहीं है, खाली खाली सा है। तो ऐसे जो इंडिया के बैम्बूज थे वो खाली नहीं रहते, वो खाली नहीं, वो अच्छे भरे भरे, जैसे हम बैम्बू को टच करेंगे, ऐसे बजाएंगे या कुछ भी देखेंगे ना तो खाली दिखेगा, अंदर से गड्ढा जैसा कि हाँ भाई पूरा खाली, बट ऐसे नहीं रहते थे। कहाँ के बैम्बूज? भाई हमारे भारत देश के। इट इज बिग, इट इज बिग, ये अच्छे बड़े भी रहते हैं। Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them and they are on the whole very strong। मतलब क्या होता था कि इतने अच्छे तरीके से वो रहते थे, एक दूसरे में वो रहते थे। कौन, किसकी बात हो रही है? बैम्बू ट्री की बात हो रही है कि बैम्बू ट्री कैसे थे, खोखले भी नहीं होते थे और बहुत पक्के, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े ऐसे रहते थे, अच्छे से जुड़े ऐसे रहते थे कि उनमें एकदम से फायर का भी कोई असर ना हो, आग भी ना लग पाए। मान लो कोई राजा महाराजा आग लगा दे तो वो भी इतने आसानी से नहीं होता था उनमें कि आग लग जाए। तो क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे। अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया की ट्री, तो ये कौन बात कर रहे हैं इंडिया के बैम्बू की? क्योंकि इब्न बतूता बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका से आए, तो ये बता रहे हैं ऐसा कि उन्होंने देखा होगा कि भाई जो यहाँ के राजा महाराज, मतलब जो चीफ्टन से, लोकल चीफ्टन से, वो खुद को कैसे बचा रहे हैं, खुद को फॉरेस्ट एरिया में, मतलब माउंटेनियस एरिया में ऐसे उबड़ खाबड़ वाली जगह पे रहते थे और वहाँ पे बैम्बू ट्रीज वगैरह भी रहते थे जो कि खोखले नहीं थे, पोले नहीं होते थे, अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग रहते थे, बड़े बड़े, और अगर उनमें फायर भी लगा दो तो कोई खास असर नहीं होता था। तो आप समझ लीजिए कि इनको अपने अंडर देना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो द chieftains live in this forest which serve as a rampart inside which are their cattle and their crops। मतलब क्या होता था कि एक तरीके का इनको छत जैसा, एक छुपने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहता था, या रखने के लिए सामान या चीजें रखने के लिए क्या रखते थे, जैसे कैटल हो गई या अपनी क्रॉप्स हो गई, इनके अंदर रखना, संभाल के रखना या इनके अंदर पालना। तो इस टाइप की चीजों के लिए बहुत इनको ईजी पड़ जाता था। किनको? भाई जो लोकल चीफ्टन्स वहां रह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो इन फॉरेस्ट एरिया में रहते थे ना, तो क्या होता था, उनको आराम से जो क्रॉप्स और कैटल को ऐसे संभालना ईजी हो जाता था यहाँ पे रख के, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, और उसी एरिया के अंदर जहां ऐसे लोग छुपे हुए हैं, ऐसे रहते थे, खुद को किलाबंदी करके, खुद को घेर के कि भाई इतने एरिया में रहना है, वहाँ बैम्बू ट्री भी है, कैटल भी है, क्रॉप्स भी है, पानी की सुविधा भी प्रॉपर रहती थी, ठीक है। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, और कहाँ से आती थी सुविधा? जो भाई रेन वाटर आता था, जो बारिश का नेचुरल पानी आता था, तो वो कलेक्ट हो जाता था, तो वो पानी की सुविधा उनकी पूरी प्रॉपर पूरी हो जाती थी। Hence they cannot be subdued except by powerful armies। इसीलिए इन पर कोई भी हमला या इनको अपने अंडर लेना, इनको हथियाना इतना आसान नहीं होता था, एक्सेप्ट पावरफुल आर्मी, या तो कोई बहुत पावरफुल और टेक्निकल, बहुत ही अच्छी स्किल्स वाली
या बहुत ही दमदार आर्मी आ जाए तो बात और है, वो जैसे से घुस के करके पता करके जो भी है एरिया हथिया ले। बट अगर कोई नॉर्मल है या जिसको इतना नौसिखिया टाइप की कह लीजिए, तो उनके लिए इनको हटाना अपनी जगह से, जो चीफ्टन से इनका एरिया घेरना ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमने देखा सब कुछ अंदर है भाई, क्रॉप्स वगैरह लगी सब कर रखा है ना, कैटल पाल रखे हैं, वाटर की फैसिलिटी भी सब अंदर है क्योंकि रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं ना, फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे हैं बढ़िया से, बैम्बूज भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, बिग है, तो उनके रहने छुपने उसके लिए बहुत बढ़िया है, फायर का भी कोई असर नहीं होगा। तो इतना आसान नहीं था कि पावरफुल आर्मी के अलावा कोई दूसरी किसी टाइप की नॉर्मल आर्मी उन पर अटैक कर ले। Who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instrument, क्योंकि ये जो पेड़ थे, जो बैम्बूज थे, पोले नहीं होते। अगर कोई पेड़ बैम्बू को ही ले ले, कोई की क्यों बात करें, बैम्बू की बात हो रही, तो बैम्बू को अगर ऐसे ले ले तो कितना ज्यादा कड़क हार्ड रहेगा, उसको इतनी आसानी से कट करना काटना इतना आसान नहीं है कि आप काटते गए यूं काटते जा रहे हैं और आप घुसते जा रहे हैं, बैम्बू ही बैम्बू, थक जाओगे आप काटते काटते इतने बैम्बूज। तो उसके लिए चाहिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, बोल रहे ना, ऐसे सामान, ऐसे टूल्स इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी आर्मी हो कि आप थके ना, आप इतने सारे लार्ज उसमें आए कि आप उनको घेर पाए, उनका जो एरिया हथिया पाए। अब आप आ रहे हैं दो चार ऐसी छोटी मोटी तलवार लेके, ऐसे कितने पेड़ काटोगे, कितने बैम्बूज को हटाओगे, क्योंकि ये रहते कहाँ थे, फॉरेस्टेड एरिया में, माउंटेन एरिया में। इतना आया समझ में अच्छे से, पूरा आ गया ना कि क्या बताना चाह रहे हैं इब्ने बतूता, बता रहे हैं कि कैसे भाई जो चीफ्टन्स थे, जो लोग थे, खुद को फोर्टिफाइड, मतलब कैसे फोर्टिफिकेशन करके रखते थे, किलाबंदी खुद को बचा के, ताकि कोई अटैक ना कर पाए इतनी आसानी से, कैसे रखते थे। इतना आया समझ में, आ गया ना समझ में। चल, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट से, देख लें क्या क्या चीजें थी। चलो देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई डाउट हो, फटाफट से बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। देखो क्या था हमारा टॉपिक, हमारा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन लुक देखना है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है किसके अंडर, खलजीज और तुगलक्स के अंदर देखना है। कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एंड दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये हमने देखा था कि जब इतना बड़ा एम्पायर है तो उनको क्या चाहिए, अपने भरोसे के गवर्नर से, अपने भरोसे के मिनिस्टर से, जो चीजों को संभाल सके, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सके। ऑब्वियसली जब बहुत बड़ा एरिया है तो ज्यादा जिम्मेदारी के लिए एक समझदार इंसान चाहिए, ताकि अगर मेरा बहुत बड़ा एरिया है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो दूसरे पे मैं भरोसा कर सकूं, वो एरिया संभाल पाए। चलिए ठीक है, तो वो क्या करते थे, ये देखिए, मैं इसको देख के, मैं आपको पूरा नहीं रीड करूंगी, मैं आपको ब्रीफ बताऊंगी। वो क्या करते थे, किसी अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के लोग या ऐसे कोई ऑफिसर्स ऐसे नहीं रखते थे, ये लोकल नॉर्मल पीपल क्या रखते थे, बल्कि दास वगैरह लोग खरीद के लाते थे, उनको क्या बना के रखते थे, बंदगा, उनको बंदगा बना के, मतलब उनको बंदगा बोलते थे, उनको रखते थे, उनको ट्रेन करते थे कि आप क्या करें, हमारे स्पेशल ऑफिसेस में ये सब चीजों को आप संभालें, किनको, स्लेव्स को। तो इसके कारण क्या होता था, आप खुद सोचिए, अगर कोई नॉर्मल जो चीफ्टन्स है, एरिस्टोक्रेट्स है, उनको नहीं रख रहे है ना, रिच लैंड ओनर्स को नहीं रख रहे, आप किसको रख रहे हैं, स्लेव्स को ले लेके आ रहे, खरीद के ला रहे हैं, और उनको जो है ट्रेन करके ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे रहे हैं। तो काफी लोग जो नोबल्स हैं, जो नोबल्स कौन होते हैं, जो अगर कोई अच्छे, जो राजा के साथ अच्छी पोजीशन पे होते हैं, जिनकी पोजीशन अच्छी रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, तो वो उस चीज से काफी शॉक्ड रहते थे, है ना। और किसका देखा था हमने, जो तारीख और तवारीख लिखते थे, जिनके ऑथर थे, वो भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रहते थे कि ये राजा ऐसा क्यों करते हैं कि भाई वो स्लेव्स को रखते हैं, स्लेव्स पे भरोसा करते हैं, किस चीज के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, ना कि भाई जो डिजर्व करते हैं, जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स हो गए, रिच ओनर्स हो गए, उन पे ध्यान ना देके, उनको ना वो जॉब देके, किनको देते थे भाई, स्लेव्स को, उनको ट्रेन करते थे पूरा। आया तो समझे। और उनको क्या बोलते थे, उनको बंदगान बोलते थे, क्या बोलते थे, बंदगा, ठीक है। तो दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, उनको क्या जनरल और गवर्नर्स की तरह अपॉइंट करते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। अब यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हमें फटाफट ब्रीफ लेना है कि जो स्लेव्स और जो थे क्लाइंट थे, वो बहुत ज़्यादा डिवोटी, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा, मतलब लॉयल रहते थे अपने मास्टर के प्रति। मास्टर कौन हो गया, रूलर हो गए, जैसे हम किसका पढ़ रहे हैं, खलजीज और तुगलक्स की, तो भाई इनको मास्टर कह रहे हैं, तो इनके अंडर क्या बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते थे। बट अपने जो वारिस, उनके लिए इतना ज़्यादा लॉयल ये नहीं रहते थे। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, और सुल्तान्स के पास खुद के सर्वेंट्स भी रहते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। अब क्या होता था, जब ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, जो मतलब आप समझ रहे हैं कि स्लेव्स हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता था। अब जरूरी नहीं ना कि, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो फिर भी अच्छा है कि राजा क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है कि ऐसे नॉर्मल इंसान को ला के स्लेव को ट्रेन करके जॉब दे रहा है, एक तरीके से आप कह लीजिए थोड़ा ठीक भी है। बट क्या होता था कि जरूरी नहीं कि हर चीज इसको एक्सेप्ट करे, हर लोग इसे एक्सेप्ट करे, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है नए और पुराने नोबल्स में।
चलिए, अब क्या था यहाँ पे जो दिल्ली सुल्तान के मैंने बताया ना, जो शॉक रहते थे ऑथर्स किसके, तारिक के शॉक रहते थे कि ऐसा क्यों करते हैं, इतने हाई ऑफिस में, इतनी हाई पोस्ट में, अच्छी जिम्मेदारी वाली पोस्ट में किसको रखते थे भाई, इन लोगों को, स्लेव्स को। अब यहाँ पे हमने देखा था स्लेव्स रादर देन सन, यहाँ पे एक एडवाइस करी थी, हमने पढ़ा था ना कि कह रहे हैं कि अगर आपने कोई स्लेव रखा है, खरीदा है, तो उसको पालना पोसना, उसका ध्यान रखना जीवन भर, उसको इतने अच्छे से ट्रेन कर दो कि आपके बेटों से भी अच्छे वो रहें। मतलब कैसे कि वो आपके लिए डिवोटी रहेंगे, ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, तो आपके बेटों से तो कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और वर्दी रहेंगे। कौन? ये स्लेव। वाइज मैन हैव सेड दैट द वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। मैंने बताया ना कि वाइज मैन, समझदार इंसान कहता है कि स्लेव एक बेटे से तो ज्यादा अच्छा है। अब हमने देखा था ऑफिशियल से सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किन किन को जॉब पे रखा था आप देख लीजिए। कोई कुक था, है ना, हम क्योंकि ब्रीफ में देख रहे, कोई गार्डनर था, कोई क्या था, कोई ये था, हाँ ये तो जियाउद्दीन बन्नी, कोई क्या था यहाँ पे था ना, वाइन डिस्टिलर था, कोई कुक था, बार्बर था, गार्डनर था, ये सब था। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने, कौन बता रहा है इसके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो इन लोगों को जॉब पे रखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, मतलब हाई पोस्ट की जॉब पे रखा था। तो इससे ये कह रहे थे कि इससे साबित होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो उनका पॉलिटिकल जजमेंट है ना थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एक तरीके से फेलियर है। ये दिखाता है इनकेपेबिलिटी कि राजा की कि कैसे इन लोगों को जॉब पे रख रहा है, मतलब इन लोगों को, ठीक है इनका काम कर रहे हैं, कोई कुक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आएगी, एक स्किल्स भी तो होती है, आप इनको जॉब पे रख रहे हो। तो इस टाइप की जो स्ट्रेटजीज है तुगलक है, जो खलजी से अपनाते थे। देन हमने देखा था सुल्तान थे खलजी और तुगलक किनको अपॉइंट करते थे, मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे। मिलिट्री कमांडर्स को क्या अपॉइंट करते थे भाई, इक्ता क्या देते थे, इक्ता होता है लैंड, और ये अगर मतलब संभाल रहे हैं इनको तो इनको इक्तेदार और मुक्ति बोलते। तो ये कह रहे हैं कि जो अर्लियर सुल्तान थे वो खलजीज और तुगलक, वो मिलिट्री कमांडर को क्या संभालने का काम देते थे कि आप लैंड संभालो, उस लैंड को इक्ता बोलते थे, और जो उस लैंड को संभालते थे उनको इक्तेदार और मुक्ति बोलते थे। आया समझ में? लैंड संभालने की जिम्मेदारी इनकी रहती थी, तो रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करना, सारा सब कुछ इनके अंडर रहता था वो भी। और हमने ये भी देखा था कि ये जॉब कैसी थी, पक्की जॉब नहीं थी, कभी कभी ट्रांसफर भी मतलब हो जाता टाइम, शॉर्ट स्पैन पीरियड के लिए इनकी जॉब्स रहती थी। और ऐसी भी नहीं रहती थी कि अगर आप ये जॉब कर रहे हैं इक्तेदार की मुक्ति की तो आपके बेटे को भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि भाई वास्ट एम्पायर ही संभालते थे, वास्ट एम्पायर वगैरह संभालते थे। तो अब इन्हों क्या था, इन्होंने धीरे धीरे आसपास के लैंड के साथ साथ छोटे छोटे लैंड भी हथियाना शुरू कर दिया। तो छोटे छोटे लैंड के जो ओनर्स थे, जो चीफ्टन्स थे, उनको भी क्या करते थे, उनको भी ये कहते थे कि आप हमारी शरण ले लो। ठीक है, शरण ले ली। अब ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो ना, जो रेवेन्यू जो भी आप ले रहे हो वो हम कलेक्ट करेंगे, आप अपना जॉब छोड़ो, आप हमारे अंडर रहो, उल्टा हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें टैक्स पे करो। तो बेचारे जो लैंड ओनर्स थे उनसे ही टैक्स ले लेते थे, कौन, ये जो भाई रूलर से सुल्तान। तो इनका कुछ इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देन हमने क्या देखा कि टैक्स किस टाइप के लेते थे, देखिए 3 टाइप के टैक्स लेते थे। खर्च बोलते हैं जो कल्टीवेशन पे 50% जो फार्मिंग पे, कैटल पे लेते थे, और हाउसेस पे टैक्स लेते थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे क्या देखा था हमने कि बहुत बड़ा इनका राजपाट था, तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो काफी ज्यादा सब कॉन्टिनेंट का एरिया इनके अंडर नहीं था। इन लोग अगर बहुत बड़े बड़े एरिया संभालते भी थे तो दूर दूर के एरियाज कई बार इनके हाथ से छूटते जाते थे। छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए तो रख लेते थे, बट उसके बाद फिर से एरिया इनके हाथ से छूट जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लार्ज एरिया संभालना इनके मुश्किल था। इवन हमने ये भी देखा था कि गैंगेटिक प्लेन भी जो जिसमें अच्छा फॉरेस्टेड एरिया है वो तक ये हथिया नहीं पाए थे। तो इस टाइप की चीजें हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो सारा किसका देखा, खलजीज और तुगलक्स के बारे में देखा। आई होप मेरा बहुत ही ब्रीफ रिवीजन जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप क्या है भूल जाए, इतना लंबा हमने पढ़ा है तो होता है ना आगे पार्ट पीछे से पार्ट का किस्सा, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने आपके लिए ब्रीफ में दिया। मुझे बताइएगा कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। आ तो गया ही होगा, मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ये वाला टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन और कहाँ, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको 100% फ्री अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरटेनिंग वीडियोस, समझदारी वाली, ज्ञान लेने वाली, बहुत अच्छी अच्छी सीखने वाली वीडियोस वहां देखने को मिलेगी। साथ में आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।